जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्स। हम देख रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 का पेपर फर्स्ट का पार्ट बी ज्योग्राफी वाला। आज हम पिछले लेक्चर में हमने जो 2 मार्कर प्रश्न थे उनको सोल्व करा था। आज हम जो 7 मार्कर प्रश्न हैं उनको सोल्व करेंगे और क्या अप्रोच होना चाहिए हमारी मेंस में, उसी दृष्टिकोण को यहाँ पे अपनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न था कि मालवा पठार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये हमारे पास एक प्रश्न है। आप ये सोचिए, वैसे तो ये प्रश्न देखा जाए तो मध्य प्रदेश के भूगोल का है, किंतु वहां पूछ रहा है हमसे वो भारत के भूगोल में। इससे ये समझ में आता है कि एमपीपीएससी को मध्य प्रदेश के भूगोल से बहुत लगाव है। और ये मालवा का पठार, ऐसा कोई एग्जाम नहीं एमपीपीएससी मेंस का जिसमें मालवा का पठार नहीं पूछा गया हो। तो मालवा का पठार मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो, कभी कभी एमपीपीएससी ऐसा कुछ करता है कि किसी यूनिट का प्रश्न कहाँ पे पटक देता है, किसी यूनिट का प्रश्न कहाँ पे पटक देता है। किंतु एक बात निश्चित है, ये जितने भी प्रश्न आए पूरा हमारे सिलेबस से आए और ऊपरी तौर पे आए। और अभी जो 25-26 की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत आसान है। आप यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ से प्रश्न आने वाला है, और हम वही चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये मालवा के पठार का उत्तर क्या होगा ये जानना बहुत आसान है, क्योंकि सब बुक में दे रखा है। हमारा जानने का प्रयास ये होगा कि अब प्रश्न कहां से बनेगा और कैसा बनेगा, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसीलिए हम कर रहे हैं डिस्कशन ना करके एनालिसिस पे ज्यादा बल है हमारा। जैसे मालवा के पठार के बारे में मुझे लिखना है 7 नंबर में। वैसे नंबर कितने भी हो, किंतु लिखना कितने में है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिखना कितने में, हमें 60 शब्दों में। और हमें कितनी लाइन दे रखी है, 9 लाइन। 9 लाइन के अंदर हमें खत्म करना है। वैसे मालवा का पठार में 15 नंबर में भी लिख सॉरी 200 शब्दों में 2 पेज में भी लिख सकता हूँ, 10 मार्कर में भी लिख सकता हूँ। किंतु कितने मार्कर में पूछ रहा हूँ मुझसे, 7 मार्कर में। तो देखिए क्या अप्रोच होना चाहिए हमारी, वही मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको। जैसे हमारे पास मान लो 7 लाइन है, तो कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि अक्षांश विस्तार बताए, जो बता सकते हैं, वो जो उनको आता है वो लिख ले। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि हम मालवा के पठार के वो पॉइंट लिखे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामने वाले को बताना बहुत आसान है और समझाना बहुत आसान। ऐसे पॉइंट को हम उठाएंगे और जो बहुत जरूरी है भौगोलिक दृष्टिकोण से। तो सबसे पहला पॉइंट अगर लिखना हो मुझे, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि अच्छा मालवा का पठार है कहां पर। सबसे पहले यही बताऊंगा मैं। और अगर आपको पता है, अगर आपने कल्पाक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखा होगा एमपीजीके में, वहां पे एक पूरा लेक्चर डाला हुआ है मालवा के पठार का। मैंने बताया है, वहां पे पूरा बता रखा है मैंने लॉन्ग आंसर में। तो बड़े प्रश्न को छोटा कैसे करें और छोटे को बड़ा कैसे करें, आज वही टेक्निक्स में आपको बताने वाला हूं। कंटेंट सेम रहेगा हमारा। 9 नंबर जब हम 9 लाइन में लिखेंगे तो क्या कंटेंट होगा, और वही प्रश्न हम जब बड़ा करेंगे तो क्या कंटेंट होगा। थोड़ा सा वही समझने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। बच्चे को क्या चाहिए, पका पका माल चाहिए, जबकि माल कुछ भी पका पका है नहीं। हम सब बना सकते हैं, बनाना बहुत आसान है। जिस दिन आप प्रश्न का आंसर बनाना सीख गए, बस उस दिन आपका सिलेक्शन। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा उसकी अवस्थिति। तो जनरली क्या करिए, आप एक साइड में मैप बना लीजिए, छोटा सा मैप बना लीजिए, ताकि बहुत आसान होता है एग्जामिनर को समझाना। ये एक मैप बना लिया मैंने मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, ये एक मैप बनाया मैंने। बस यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ये बता दूंगा कि मालवा का पठार कहां पर है। देखो ये रहा मालवा का पठार। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। कहां पे मालवा का पठार, देखो ये रहा मालवा का पठार। ये याद रखना, ये जो ऊपर वाला स्थान है नीमच वाला, ये किसमें आता है, इस मध्य भारत के पठार में आता है। ये ध्यान रखना है आपको। ये रहा हमारा मालवा का पठार। ये मैं बता सकता हूँ मालवा का पठार। अच्छा लगे तो आप यहाँ लिख दीजिए मालवा का पठार, या आप ऐसे क्रॉस क्रॉस भी कर दीजिए ताकि उसको अंडरलाइन हो जाए क्या है। या ऐसा लिख दीजिए आप मालवा का पठार, मालवा का पठार। बहुत कुछ लिख सकते हैं, सिर्फ इतना बता दिया मैंने कि है मालवा का पठार। अब देखो, इसी चीज को मुझे यहाँ पे बताना है, मालवा के पठार को। तो मैं क्या बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। सबसे पहला पॉइंट में क्या बताऊं, कुछ भी बता सकता हूं मैं कि मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है, जलवायु कितनी, किंतु एक क्रम से मैं किसी चीज को बताऊंगा तो मुझे बताना आसान है और सामने वाले को समझाना आसान है। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, अवस्थिति, कि वो कहां पर स्थित है। अवस्थिति, अवस्थिति। तो देखो, अवस्थिति कैसे बताएंगे हम, बहुत आसान है कि मालवा का पठार कहां पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। अगर मुझे मैप में पता है मालवा का पठार कहां है, तो मैं बहुत ही आसानी से लिख सकता हूं ये कहां पे स्थित है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में।
पश्चिमी भाग में या मध्य प्रदेश के पश्चिम में, जैसे अच्छा लगे आपको। ये बस इतना सा करना, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इतनी भाषा का यूज नहीं करना, हमें की पॉइंट लिखना बस, कहां पे स्थित है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। अगला पॉइंट क्या लेंगे हम, अब मैंने मध्य प्रदेश के पठार की ये बता दी कि है कहां पर है। अब मैं ये भी बता सकता हूं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, किंतु यहाँ पे लिखना संभव है क्या, ना हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ना तो हमें अक्षांशीय विस्तार याद होगा और ना ही एग्जाम में हम यहाँ पे लिख पाएंगे। इसलिए गलत चीज को लिखने से अच्छा है कि उसको छोड़ा जाए, वो चीज लिखी जाए जो कॉमन है, सामान्य है, और लिखना बहुत उचित है। फिर और क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका क्षेत्रफल बता सकता हूँ, ये बहुत आसान है, क्योंकि जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो बच्चा ये तो बता ही सकता है कि मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि ये पॉइंट हम प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, क्षेत्रफल। तो देखो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। क्या लिखते हैं वो सिर्फ लिख के आते हैं 28.6%, इतना लिख के चले आते हैं। इससे क्या समझना है, भारत का 28.6% के मध्य प्रदेश का 28.6%। तो भाषा थोड़ी सी लिखना है, क्या लिखना है कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, और ये शब्द जरूर लगाना लगभग, क्योंकि जितने भी डाटा हम बुक में पढ़ते हैं लगभग है। किसी बुक में 28% दे रखा है, किसी बुक में 28.6% दे रखा है, जो अच्छा लगे वो लिख सकता हो। तो लगभग इसीलिए लगाया है मैंने, कितने परसेंट क्षेत्रफल पर है, 28.6%। तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 28.6% है। कितना सिंपल सा है, पूरी भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला पॉइंट में क्या लूंगा, तो देखो अगला पॉइंट लेना भी बहुत आसान है। मैंने ये बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया, मैं प्रमुख जिले भी बता सकता हूँ, किंतु क्या बताना जरूरी है, क्योंकि मैंने मैप बना दिया है, सब दिखा दिया है। वो कॉमन पॉइंट जो बहुत जरूरी, जिससे इसका निर्माण बताना बहुत जरूरी है। तो ये निर्माण बताऊंगा मैं इसका, कि मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, ये जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ, सब पॉइंट कोशिश करना है ये कंटेंट एक लाइन से ज्यादा ना जाए, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन कवर करना है। मैं जितने ज्यादा डायमेंशन कवर करूंगा मुझे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं मान लो यही पॉइंट स्थिति को ही मान लो मैं 2 लाइन में लिख दूंगा, तो पॉइंट तो एक ही गिना जाएगा, तो पॉइंट जोड़ेगा, वो देखेगा अच्छा 4 पॉइंट लिखे आपने। तो जब हम 7 नंबर का कोई प्रश्न, मतलब 7 मार्क का कोई प्रश्न लिख रहे हैं, लघुत्तरी प्रश्न लिख रहे हैं 9 लाइन में, तो कोशिश करना है कम से कम 5 पॉइंट आए, और बहुत अच्छा है 7 पॉइंट आ जाए। अगर आप लिखने की क्षमता अगर आपके अंदर ये है तो, जैसे मैं यहाँ पे आपको 9 पॉइंट लिख के बताऊंगा, तो जो बच्चा 9 पॉइंट लिख के लाएगा उस पे उसकी तो बात ही नहीं कर सकते आप एग्जाम में। तो कोशिश करना है कम से कम 5 से कम अगर आपने लिखे तो फिर आपको कम नंबर देगा, भले आपने कितना भी अच्छा कंटेंट लिखा हो। रहेगी बात आपको याद, कम से कम 5 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 7 पॉइंट, इतना लिखने का प्रयास करना चाहिए हमें। तो अगला मैं क्या लिखूं, निर्माण। तो किससे इसका निर्माण हुआ, तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, डक्कन ट्रेप की चट्टान, और डक्कन ट्रेप की चट्टानों के टूट फूट से ही किसका निर्माण हुआ है, मालवा के पठार का। रहेगी बात आपको याद, डक्कन ट्रेप की चट्टानों से। मैं पेन का कलर बदल लेता हूं। किससे निर्माण हुआ है, डक्कन ट्रेप की चट्टानों से। ये सब मैंने पढ़ा है, आप कल्पाक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओगे एमपीजीके वाले पोर्शन में, वहां पे मैंने पूरा बताया है। तो किससे निर्माण हुआ है इसका, डक्कन ट्रेप। ये डक्कन ट्रेप का हम लावा भी बोल सकते हैं, डक्कन ट्रेप के लावा तथा बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टानों से। क्यों, क्योंकि आपको पता है डक्कन ट्रेप की जो चट्टान थी उसमें से जो लावा निकला उसी से तो क्या बनी है, बेसाल्ट चट्टान है। और बेसाल्ट चट्टान ही क्या है, मालवा का पठार। जब बेसाल्ट चट्टानों का टूट फूट हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, काली मिट्टी बन जाएगी। तो बहुत आसान है ये बताना। अगला पॉइंट में क्या लूंगा, अगला पॉइंट में ये बता सकता हूँ, ये निर्माण बता दिया। अब मैं ये बता सकता हूँ कि इसकी जलवायु कैसी है, क्योंकि जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट है मालवा के पठार की। तो जलवायु कैसी है मालवा के पठार की, ये आप सबको पता है, क्योंकि आप सबने पढ़ रखा है प्रीलिम्स में कि चीनी यात्री फायान ने मालवा के पठार को क्या कहा है, विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु। क्या मुझे यहाँ पे लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे पास अनावश्यक बातें लिखने के लिए जगह नहीं। अगर यही प्रश्न अगर 10 नंबर में आता, 200 शब्दों में लिखने के लिए आता, तब मैं लिखता। अभी क्या लिखूंगा मैं, समशीतोष्ण जलवायु। कैसी जलवायु पाई जाती है,
समशीतोष्ण जलवायु। अब एक बात और यहाँ पे आती है, क्या मुझे ये बताना चाहिए कि समशीतोष्ण जलवायु क्या है? आप मुझे बताइए कि समशीतोष्ण जलवायु वह जलवायु होती है जिसमें ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी, साधारण गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंडी होती है। समशीतोष्ण जलवायु का मतलब ये होता है, किंतु मेरे पास जगह नहीं तो सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ गया हूं। आई समझ में बात? आपको लिखने का पैटर्न समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे यही करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं वो कि मैं सारा लिख दूं। सारा नहीं लिख सकते आप, कॉमन सेंस लिखना है, की पॉइंट लिखना है और आगे बढ़ना है। फिर और क्या लिख सकता हूं? अच्छा, मैंने जलवायु बता दी तो मैं क्या बता सकता हूं? औसत वर्षा बता सकता हूं कि कितनी वर्षा हो रही है यहाँ पे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, अक्षांश विस्तार लिखने में लग जाएंगे, मालवा के पठार की ऊंचाई बताने में लग जाएंगे, मालवा के पठार की चोटी बताने में लग जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम याद भी रख सकते हैं और लिखना भी बहुत आसान है। तो क्या लेंगे अगला पॉइंट? हम जलवायु लिख दी, इसके बाद में क्या लिख सकता हूं? वर्षा। औसत वर्षा कितनी होती है यहाँ पे? औसत वर्षा। और एक और चीज देख रहे हो आप, मेरे जितने भी पॉइंट बनाए मैंने, इनको मैंने एक लाइन से ज्यादा नहीं बनाया है, क्योंकि एक लाइन से ज्यादा मैं ले जाऊंगा तो मेरा ही नुकसान है, इसलिए एक लाइन में खत्म कर देना। जैसे मालवा का पठार है, जैसे आप बोल रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे जैसे लिखते हैं अलग से पॉइंट बना के कि सबसे ऊंची चोटी, जैसे इसकी सिगार है, यहीं पे लिख दो आप, ज्यादा अच्छा है। जैसे क्या करेंगे हम? सर्वोच्च चोटी, यहीं पे लिख दूं मैं सर्वोच्च चोटी, ज्यादा अच्छा है। सर्वोच्च चोटी क्या लिख दूं? सिगार। और अगर इसकी ऊंचाई याद है आपको तो ये लिख दो आप, कितनी ऊंचाई है इसको? 881 मीटर। किलोमीटर करके मत आ जाना, कितनी ऊंचाई है इसकी? 881 मीटर। सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना, सब सर्वोच्च चोटी सिगार। यहीं पे मैं लिख सकता हूँ कुल जिले, ऐसे देश लगा के लिख सकता हूँ कुल जिले, क्योंकि खाली जगह है। कुल जिले, कुल जिले इसके अंदर कितने हैं? 18। ऐसे अलग से यहाँ पे भी पॉइंट बना सकता हूँ मैं, देखो कितना कॉमन सेंस है। औसत वर्षा अगर आपसे पूछे कितनी औसत वर्षा होती है मालवा के पठार में, तो आपको पता है मालवा का पठार का ये रीजन या मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। इसको हम बोलते हैं निम्न वर्षा का क्षेत्र या अल्प वर्षा का क्षेत्र। कितनी वर्षा होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर। तो कितनी वर्षा हो रही है? 50 से 75 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, खत्म बात। फिर मैं क्या लिखूंगा अगला पॉइंट? अगला पॉइंट में बना सकता हूं कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी? वर्षा अगर आई तो प्रमुख सहायक, मतलब प्रमुख नदियां, सहायक नदियां नहीं, प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे? तो देखो प्रमुख नदियों में क्या आ जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन है? चंबल। इसी पॉइंट से लिख रहा हूं मैं, या मैं अब पेन का कलर बदल लेता हूं। ये समझ में आ रहा है आपको? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या लिखना है हमें? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिख सकते हो प्रमुख नदियों में? चंबल सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। फिर कौन है? शिप्रा, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट नदी है। और क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शिप्रा को ही हम क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा। कितना इंपॉर्टेंट बात। और कौन सी नदी आएगी? तो काली सिंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काली सिंध, पार्वती आदि आदि। ठीक है, तो देखो कितने पॉइंट हो गए मेरे पास? आप बताइए मुझे। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिख दिए मेरे पास, 3 पॉइंट और बचे लिखने के लिए। तो मैंने प्रमुख नदियां बता दी, और मैं क्या बता सकता हूं यहाँ पे? क्या यहाँ पे मैं खनिज बता सकता हूँ, क्योंकि मालवा के पठार में बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। क्या मुझे बताना चाहिए खनिज? मैं स्किप कर दूंगा। मालवा के पठार में जब से कम वन भी पाए जाते हैं, क्या मैं वन लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं, तो ये भी छोड़ दूंगा। और क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है? जैसे उद्योग, मालवा का पठार उद्योग की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और याद करना है, कृषि, सबसे ज्यादा विकास हुआ है यहाँ पे कृषि का। तो मैं लिख सकता हूँ प्रमुख फसलें, एक हेडिंग बना सकता हूं मैं, प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलें, और प्रमुख फसलें बताना बहुत आसान है मालवा के पठार की, क्योंकि आपको पता है मालवा के पठार की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। तो गेहूं, सोयाबीन। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? सोयाबीन। सोयाबीन, फिर क्या आएगा? गेहूं, फिर कपास, क्योंकि आपको पता है मालवा के पठार में ही क्या आता है? खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र आता है, और यहीं पे सबसे ज्यादा कपास होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सुनहरे जिले। और गेहूं सबसे ज्यादा होता है मालवा के पठार में, इसलिए मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहते हैं। तो ये लिख दिया मैंने, सोयाबीन, गेहूं, कपास आदि। 2-3 फसलों के नाम लिख देना है जो प्रमुख है। ये 7 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट में लिख सकता हूं, जैसे प्रमुख फसलें लिख दी, मैं उद्योग लिख सकता हूं, औद्योगिक केंद्र, प्रमुख औद्योगिक केंद्र, प्रमुख औद्योगिक केंद्र।
और प्रमुख औद्योगिक केंद्र में आपने देखा होगा कौन से प्रमुख औद्योगिक केंद्र है यहाँ पे, तो देखो आपने देखा होगा पीतमपुर, यहीं पे है, इंदौर के पास में ही है पीतमपुर। वैसे ये धार में आता है किंतु इसको जनरली क्या कहते हैं हम, इंदौर के पास में आता है पीतमपुर। ये इसको भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का डेट्रॉइट। तो क्या आ जाएगा, पीतमपुर। पीतमपुर कहाँ पे है ये, वैसे धार जिले के अंदर आता है ये, किंतु किसके पास में पड़ता है ये, इंदौर। तो पीतमपुर, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंदौर। फिर देखो एक और चीज देखी होगी, कृत्रिम रेशा उद्योग। कृत्रिम रेशा उद्योग कहाँ पे, नागदा, ये उज्जैन के अंदर आता है नागदा। तो कृत्रिम रेशा उद्योग। फिर देखा होगा इंदौर एक क्या है, आईटी हब। तो आईटी पार्क कहाँ पे, क्रिस्टल पार्क कहाँ पे, ये सब इंदौर में। तो आईटी पार्क, आईटी पार्क कहाँ पे, इंदौर। फिर देखो कृत्रिम रेशा उद्योग कहाँ पे, कृत्रिम रेशा उद्योग, ये कहाँ पे, नागदा आदि। ठीक है दोस्तों, आई समझ में। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 8 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और बचा है, इसमें कुछ खास बात लिखूंगा मैं मालवा के पठार की। क्या खास बात है मालवा के पठार की, कैसे गेहूं की डलिया कहते हैं। अब से हमसे ये पूछ रहा है भौतिक स्वरूप में, भौतिक विशेषता में पूछ रहा है। तो भौतिक विशेषता में क्या लिखूंगा, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, या प्राकृतिक क्या है, विभाग है, ये लिखूंगा मैं। जो चीज पूछ रहा है, मान लो फसल पूछता मालवा के पठार में, तो मैं क्या लिखता कि मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहते हैं। एक विशेष पॉइंट चिपकाना है। ये गलती आपको नहीं करना है। कौन सी गलती नहीं करना है, अक्षांशी विस्तार लिखने की, क्योंकि हम लिख भी नहीं सकते उसको यहाँ पे, और याद करना भी कठिन है। दूसरा क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जिले बताने लगते हैं कि इसमें 18 जिले, जिलों के नाम। वैसे यहाँ आ गया तो बता सकते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लेके आए हम यहाँ पे। जैसे कोई बहुत सारे बच्चा बता सकता है इसकी सर्वोच्च चोटी शिगार है, हम यहीं पे बता दें। आ रही बात समझ में। हो सकता है कोई बच्चा वन बताने लगे मालवा के पठार में, वैसे ही मालवा के पठार में वन बहुत कम पाए जाते हैं। हो सकता है मालवा के पठार में बहुत सारे बच्चे खनिज बताने लगे, बता सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। किंतु हम वो चीज बताए जो मालवा के पठार के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि छोटे प्रश्न है। वैसे ये पढ़ाया है मैंने आपको, किस में पढ़ाया है, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में, 2 पेज में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसी चीज को हम बढ़ा भी सकते हैं। जब हमारे पास बड़ा प्रश्न आएगा तो इसी चीज को 2-2 लाइन में लिखने लगेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, 2 पेज में आ जाएगा। रहेगी दोस्तों याद। अब देखो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा समय लगता है लिखने में, तो मैंने क्या करा, पहले से आंसर, एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है वो मैंने पहले से लिख रखे, इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन हमारा जल्दी हो, आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो देखो अगला प्रश्न हम लेते हैं। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, हमने मालवा का पठार लिखा कि मालवा के पठार का संक्षिप्त परिचय, वो दे दिया मैंने। किंतु जो बच्चे 25-26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये होता है, अच्छा मालवा का पठार क्यों पूछा गया, अब वो मुझसे क्या पूछ सकता है। जो 25-26 के बच्चे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ। तो देखो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में कोई टॉपिक कहाँ से उठाया गया है। जैसे मालवा का पठार मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश के भूगोल के अंदर भी पढ़ते हैं, भारत के भूगोल में भी आता है, क्योंकि भारत का भूगोल है वही तो मध्य प्रदेश का भूगोल है। किंतु मध्य प्रदेश स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के भूगोल में भी पढ़ेंगे, किंतु उसने किस में पूछा है, भारत के भूगोल में। तो ये कहाँ से आया ये हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। देखो ये सिलेबस जब पढ़ोगे ना, इसी फर्स्ट यूनिट में देखोगे ना, तो ये देखो ये लिखा है भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग, इसके अंदर ही दे रखा है देखो प्रायद्वीपीय पठार। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पेपर पढ़ा और उसका एनालिसिस करा तो मुझे क्या समझ में आया, इस बार उसने पठार से प्रश्न बहुत पूछे। देखो ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, यहीं से प्रश्न आया है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा ही है मालवा का पठार। और देखो यहीं से एक प्रश्न उसने 10 नंबर का भी प्रश्न पूछा है। देखो बड़ा प्रश्न भी पूछ लिया, एक तो 4 नंबर भी पूछा, बड़ा प्रश्न भी पूछ लिया। उसने क्या छोड़ दिया, देखो अगला जो प्रश्न पढ़ेंगे ना, अगले प्रश्न में उसने प्रश्न कहां से पूछा है, नदियों से प्रश्न पूछा है। तो 2 प्रश्न हो गए, एक बड़ा प्रश्न कहां से पूछ लिया उसने, प्रायद्वीपीय पठार से, और एक प्रश्न पूछा उसने मानसून से, बड़े प्रश्न। तो क्या छूट गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी प्रश्न को रट के चले जाएंगे, ये नहीं आएगा। एमपीपीएससी कोई 10-12 की एग्जाम थोड़ी है कि पिछले साल के प्रश्न रट के चलेगा और अगले साल आएंगे, नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ नया प्रश्न बनेगा, कुछ नई भाषा लेके आएगा वो। तो देखो इस बार मध्य प्रदेश ने सबसे कम प्रश्न पूछे हैं। कहां से प्रश्न पूछे, देखो हिमालय, हिमालय पर्वत तो उसने पूछा ही नहीं, जबकि हिमालय पर्वत तो एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। पिछले साल के प्रश्न पत्र देखो उठा के, तो हिमालय पर्वत जरूर करके जाना। हिमालय पर्वत का विभाजन, हिमालय पर्वत की श्रेणियां, हिमालय प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, और कैसा पढ़ के जाना है आपको, प्रादेशिक विभाजन। हो सकता है इसके ऊपर प्रश्न पूछे, बहुत मोस्ट स्टार लगा लो। हिमालय पर्वत के ऊपर 7 नंबर में नहीं तो 10 नंबर में प्रश्न मिलेगा।
फिर देखो उसने उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में नहीं पूछा, हो सकता है उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पूछ ले कि इसका आप प्राकृतिक विभाजन करके बताइए या इसका प्रादेशिक विभाजन करके बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्तर भारत का मैदान, जरूर पूछेगा 7 नंबर में ये प्रश्न, ये हमसे जरूर पूछेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, यही पढ़ते रहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पूछा तो अगली बार प्रायद्वीपीय पठार पूछेगा। मैं गारंटी देता हूँ शिष्य की आप प्रायद्वीपीय पठार नहीं पूछेगा आपसे। कोई भी एग्जाम का पेपर बनाने वाला व्यक्ति होता है ना, तो इतना कॉमन सेंस उसको होता है कि पिछले साल के पेपर कभी रिपीट नहीं करेगा, 2-3 साल पुराने पेपर रिपीट करेगा। तो 2-3 साल पुराने पेपर देखो तो उसमें आएगा हिमालय की उत्पत्ति, और हिमालय की उत्पत्ति जरूर पूछता है वो। फिर देखो और क्या आएगा, देखो अगला प्रश्न, ये तो समझ में आ गया यहाँ से। और क्या पूछ सकता है, अब देखो नदियों से प्रश्न पूछ लिया है, किससे प्रश्न नहीं पूछा है, पहाड़ियों से नहीं प्रश्न पूछा है, झीलों से भी प्रश्न नहीं पूछा है। झीलों से कोई हो सकता है आपसे 2 नंबर में कोई प्रश्न पूछ ले, झील से कोई फेमस झील भारत की, कोई भी फेमस झील पूछ सकता है वो जो बहुत फेमस है, झील के बारे में पूछ सकता है, झीलों के प्रकार के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि झील हमारा टॉपिक है। और क्या दे रखा है, तो देखो इस बार एल नीनो 2 नंबर में पूछा था, बचा हुआ क्या है हमारे पास, ला नीनो, अल नीनो, सॉरी ला नीनो हमसे पूछ लिया 2 नंबर में। अल नीनो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एमपीपीएससी का, तो इस बार उसने अल नीनो ना पूछ के ला नीनो पूछ लिया। अगली बार जरूर आपसे 7 नंबर में जरूर पूछेगा कि अल नीनो क्या है और इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है। 100% लिख के लीजिए आप, प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप देखोगे पिछले साल के पेपर उठा के तो उसमें पूछा गया है। ये प्रश्न तो बहुत कम पूछा है उसने, दक्षिणी दोलन के बारे में, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जरूर प्रश्न पूछेगा वो। हिंद महासागर के बारे में प्रश्न पूछ सकता है आपसे, क्योंकि वर्तमान में 21वीं सदी में इसी हिंद महासागर को लेकर लड़ाई चल रही है। तो हिंद महासागर आपका एवरग्रीन टॉपिक है, जरूर पूछेगा वो। रहेगी बात, और जलवायु परिवर्तन, एमपीपीएससी में जलवायु परिवर्तन में बताता हूं आपको 10 नंबर में प्रश्न जरूर लिखने को मिलेगा। ये पूछेगा आपसे वो, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव बताओ। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है और जरूर पूछेगा, 101% लिख के लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, ये तो मालवा का पठार हो गया। अगला प्रश्न है हमारे पास, पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी। देखो यही नदियों से प्रश्न पूछा गया है ये, ठीक है, कॉमन सेंस आ गया समझ में आपको। 2 प्रश्न पूछ लिए उसने, एक तो पठार से पूछ लिया, एक नदी से पूछ लिया, बाकी बचे हुए वो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और ऊपर ही पढ़ना, आपको अंदर नहीं घुसना अभी, सिंपल बस। तो देखो इस प्रश्न को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पश्चिमी घाट को मैंने एक आइडियल आंसर लिखने का प्रयास किया है, तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों को मैंने क्या करा, 2 टाइप से बांट दिया है। एक तो वो नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक वो नदी बना दी मैंने जो अरब सागर में गिरती है, पश्चिमी घाट। देखो एक और क्या होगा, बहुत सारे बच्चे ने जब ये प्रश्न पढ़ा होगा तो उनके दिमाग में आया होगा, अच्छा पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है, तो उन्होंने क्या करा होगा, ये पश्चिमी घाट से इधर निकलने वाली सारी नदी बता दी होगी। एक टाइप का कोई भी छोड़ दिया, किसी बच्चे ने अगर ये बता दी होगी तो ये नहीं बनाई होगी, और किसी ने ये बना दी होगी तो ये नहीं बनाई। जबकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूछ रहा है, तो दोनों तरफ तो नदियां निकलेगी, तो दोनों तरफ की नदियां बताना है। एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है, हमारा स्पीड जल्दी इतनी होती है हमें कि हम प्रश्न को ठीक से पढ़ते ही नहीं है, और जो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक होता है वही लिख के आ जाते हैं, बाद में पता चलता है अच्छा ये पूछा गया था क्या। तो थोड़ा पेशेंस से पढ़ना है प्रश्न को, ठीक है दोस्तों। तो ये आया पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है, तो मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ, कुछ अरब सागर की खाड़ी में गिरेगी और कुछ बंगाल की खाड़ी में, कुछ अरब सागर में गिरेगी, कुछ बंगाल की खाड़ी में। तो मैंने क्या करा है, कुछ बच्चे हो सकते हैं ये मैप ना बनाए और क्या करें, यहीं पे बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली 3-4 नदियों के नाम लिख देंगे, और यहीं पे लिख देंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों 4-5 के नाम लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बोलेंगे हो गया हमारा प्रश्न। जबकि इतने में प्रश्न कंप्लीट नहीं होगा आपका, सिर्फ नाम लिखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा हमें डिटेल बताना पड़ेगा। तो एक तो कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, तो थोड़ा देखो इसमें भी कंफ्यूजन रहेगा कंटेंट में कि बहुत कम कंटेंट। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं गोदावरी नदी, डिटेल में वर्णन कर सकते हैं, ऐसा भी बता सकते हैं आप। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, 3-4 नदी के नाम इधर, 3-4 नदी के नाम, और नीचे लिखेंगे कुछ प्रमुख नदियों का वर्णन। तो देखो सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगा कि मैंने यही उसका डिटेल बना दिया। क्या करा मैंने बनाया मैप भारत का, और ये बनाया मैंने पश्चिमी घाट और यहाँ से निकलने वाली नदी। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती वो 3 नदियां इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 3 नदी इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी नदियां हैं। 3 नदियों के नाम लिख देना और 3 नदियों का डिटेल। देखो मैंने क्या करा है, ये गोदावरी नदी निकल रही है, ये बता दिया मैंने मैप में। दूसरा ये बता दिया कहां से निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, कहां पे है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। बस ये हो गया। हो सकता है कोई बच्चे डिटेल में यही तो बताएगा, तो एक ही चीज को हम बार बार लिखेंगे तो देखो समय भी ज्यादा लगेगा। दूसरा क्या है, हमारे पास इतनी स्पेस भी नहीं, कैसे लिख पाओगे। अब लिख के देखना एक बार, कहना बहुत आसान है यहाँ पे खड़े होके कि ऐसा कर लेना वैसा कर लेना,
इसीलिए मैंने प्रश्न के आंसर बोर्ड पे लिख के बताए। लिखने पे पता चलता है कि अच्छा क्या करना चाहिए। बोलने के लिए तो मैं बहुत बोल दूं, गोदावरी नदी को मैं 10 नंबर में लिख सकता हूँ, तो क्या लिख दूं यहाँ पे 10 नंबर में? नहीं लिख सकता ना मैं। तो क्या लिखना है, वही तो इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा, सिर्फ मैंने इतना सा लिख दिया कि ये कहां से निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती। ये बना दिया मैंने मैप में, खत्म कहानी, 2 लाइन में ये बन गया। फिर देखो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी कहां से निकल रही है, ये भी महाराष्ट्र के नासिक जिले के महाबलेश्वरम पहाड़ी से निकल रही है। तो महाबलेश्वरम पहाड़ी लिख दिया और नासिक लिख दिया, समझ में आ जाएगा उसको कहां पे है नासिक। फिर देखो क्या है, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कहां से निकल रही है, कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो बस उद्गम स्थल भी याद हो जाए। ये प्रश्न में प्रीलिम्स में जो फैक्ट पढ़े उसके आधार पर भी मैं बना सकता हूँ, क्योंकि ये नदियां तो मैं पढ़ता ही पढ़ता हूँ। मेंस एग्जाम बहुत सिंपल है, सिर्फ मेंस में लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। इसलिए कहते हैं आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। आपको कितना भी याद है, आप अगर लिख नहीं पा रहे हो, सही से नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो, आपको जो याद है उसको दिखा नहीं पा रहे हो, तो किसी काम का नहीं, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी जाएगी और कॉपी ही सब कुछ बताती है आपका कि क्या होगा। ठीक है, ये 3 नदी मैंने इधर बता दी। फिर देखो 3-4 नदी के इधर के नाम लिख दूंगा मैं। जैसे आपने सुना होगा एक वेतरणा नदी, ये भी महाबलेश्वरम, महाराष्ट्र के नासिक जिले के महाबलेश्वरम पहाड़ी से निकलती है वेतरणा नदी। ये देखो यहीं से बना दी, देखो मैंने, ये वेतरणा नदी। इस नदी को यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, स्पेस कम है, लिख सकते हो आप। कहां पे गिरती है, जाके खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। कहां से निकल रही है, महाराष्ट्र से निकल रही है। ब्रैकेट में डाल दूंगा मैं महाराष्ट्र, समझ जाएगा वो कहां से निकल रही है। ये बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहीं पे लिखा है महाबलेश्वरम पहाड़ी से निकल रही है, देखो दिखा रखा है। फिर देखो आप देखोगे गोवा में 2 नदी इंपॉर्टेंट, एक है मांडवी नदी और एक है जुआरी नदी, ये दोनों। तो देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गोवा। अब बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि गोवा में भी ये कहां से निकलती है, क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं रहेगी दोस्तों याद। फिर देखो जुआरी नदी, ये भी कहां से निकली, देखो गोवा। फिर देखो यहीं भी देखो कर्नाटक में कौन सी 2 नदी रहेगी, गंगावेली और शरावती, देखो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने कर्नाटक। केरल में 2 नदी निकल रही, देखो पेरियार और भरतपुजा नदी, कहां से निकल रही, केरल से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनकी डिटेल लिखता कि ये कहां से निकल रही, देखो भरतपुजा नदी कहां से निकल रही, केरल और तमिलनाडु की सीमा से निकल रही है। तो इतना ज्यादा लिखना बहुत कठिन हो जाता है। ये अन्नामलाई पहाड़ी से निकल रही है, तो कैसे लिखूं, हो सकता है अगर यहाँ पे जगह हो तो आप लिख सकते हो, किंतु ऐसा कॉमन सेंस पे ऐसा भी बना के आओगे ना तो आपको ठीक ठाक नंबर मिलेंगे, कम शब्दों में हम अधिक बात कह सकते हैं। ये मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 3-4 नदियों के नाम इधर, 3-4 नदियों के नाम इधर और खत्म। तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं। कुछ बच्चे डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं गोदावरी नदी, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, और यहाँ पे लिख देंगे गोदावरी नदी, है ना, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, लिखेंगे यही बात, किंतु ज्यादा इंप्रेशन किसमें पड़ेगा, इसमें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं। आपको ये समझ में भी आ गया, फर्स्ट यूनिट से उसने 2 प्रश्न पूछे हैं भारत के भूगोल से। अब क्या पूछेगा वो, हिमालय पर्वत और उत्तर भारत का मैदान, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जलवायु घटनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा जलवायु परिवर्तन। ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आगे लेते हैं हम। अब कौन सी यूनिट हो जाएगी हमारी, सेकेंड यूनिट, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है, भारत की कृषि एवं जल संसाधन, कृषि और जल साथ साथ में दे रखा है। देखो अगला प्रश्न में, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है, और ये एमपीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। फेवरेट प्रश्न क्या है, आवश्यक भौगोलिक दशाएं बताओ। यहाँ पे गेहूं है, कभी कुछ चपका देगा, चावल चपका देगा, बाजरा चपका देगा, कपास चपका देगा, और मैं गारंटी लेता हूं अगली बार आपसे कपास के बारे में पूछेगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल के बारे में पूछेगा। ऐसा एमपीपीएससी में पूछा था सोयाबीन उत्पादन, कि मालवा की पठार में ही सबसे ज्यादा सोयाबीन क्यों होता है, तो यही भौगोलिक दशाएं लिख दो। भाषा चेंज है, बाकी है तो वही। आ रही समझ में बात आपको, तो बस ये याद रखना, ये प्रश्न सेम रहेगा, बस ये इतना बदल जाएगा, खाली ये आगे का जो लिखा है ना गेहूं, ये बदल देगा वो। ये प्रश्न जरूर पूछता है एमपीपीएससी, क्योंकि इसके बिना एमपीपीएससी को नींद ही नहीं आती। रहेगी बात आपको याद, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तो किसी भी चीज के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती है वो आपको याद करना है। जलवायु सबसे इंपॉर्टेंट है। जलवायु के बाद क्या आएगा, तापमान, फिर क्या आएगा, वर्षा और भूमि, मिट्टी कैसी है। ये 4 चीज आती है भौगोलिक दशा के अंदर। और भी 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं कि उसका धरातल कैसा होना चाहिए, श्रम होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सा पॉइंट बना सकता हूं मैं। तो आइए इसका ये देख लेते हैं हम कि कहां से प्रश्न आया। देखो भारतीय कृषि एवं जल संसाधन, तो इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने, मतलब एमपीपीएससी ने प्रमुख फसलों में 2 फसलें ली है उसने। एक तो जो खाद्यान्न फसल के अंदर आता है, फसलों का भी हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, खाद्यान्न फसलें आती है, दलहन फसलें आती है, तिलहन फसलें आती है, मोटा अनाज आता है, व्यापारिक फसलें आती है। एमपीपीएससी ने अभी क्या करा है,
प्रमुख फसलों से प्रश्न पूछा है। प्रमुख फसलों में क्या पूछता है, खाद्यान्न फसल खाओ, और खाद्यान्न फसल में क्या आता है, चावल और गेहूं। तो गेहूं देखो उसने 7 नंबर में पूछा है और चावल उसने 10 नंबर में पूछ लिया है। तो खाद्यान्न फसल में दोनों पूछ लिया, पर दलहन तिलहन फसल छूट गई। तो अगली बार 2025-26 में लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि दलहन फसलें क्या है, तिलहन फसलें क्या है। और ये प्रश्न भी पूछ लिया उसने मोटा अनाज से, मोटा अनाज को श्री अन्न कहा है, और उसमें भी 2 प्रश्न पूछ लिया उसने, बाजरे का उत्पादन और मक्के का उत्पादन, 2-2 नंबर में। तो इससे बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, जिसे हो सकता है कि आपसे पूछे कि बाजरा उत्पादन प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताइए, हो सकता है। अगला जो प्रश्न लेंगे, देखो एक और वो प्रश्न भी इसका उत्तर देख लें। अगला प्रश्न जो आया है इसमें अगला प्रश्न आया द्वितीय हरित क्रांति से, 7 नंबर में, कि द्वितीय हरित क्रांति की रणनीतियां बताइए। देखो कितने सिंपल प्रश्न है, आप बताइए कि सिलेबस के अंदर ही प्रश्न लिखा है। जो पहले साल जो पेपर होता है ना, बहुत सिंपल पेपर आता है। अगले साल का जो पेपर आएगा ना 25 का, वो भी सिंपल ही है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। 2-3 साल बाद क्या होता है, इसके टॉपिक के भी सब टॉपिक के प्रश्न आने लगते हैं, इनडायरेक्ट प्रश्न आने लगते हैं। अभी डायरेक्ट प्रश्न आएंगे 1-2 साल, जैसे इस बार जो प्रश्न पूछ लिया अगले साल वो नहीं पूछेगा, जो टॉपिक छोड़ गए उनसे प्रश्न पूछ लेगा। तीसरे साल क्या करेगा वो, 26 में क्या करेगा, जो छोटे मोटे बच गए वो पूछ लेगा। 28-29 में प्रश्न टफ आएंगे, रहेगी बात। तो 25-26 वाले के लिए बहुत अच्छा है, देखो सिंपल सिंपल से टॉपिक है। तो द्वितीय हरित क्रांति से सीधा पूछ लिया, हो सकता है अगली बार आपसे सतत क्रांति के बारे में पूछे। इस बार एक चीज याद करना है, इस बार उसने सिंचाई को पूरा छोड़ दिया, अगली बार ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए सिंचाई। हो सकता है आपसे ये पूछे सिंचाई के स्रोत, ठीक है, और ये पूछ ले आपसे सिंचाई की आधुनिक तकनीक, सिंचाई करने के तरीके, ये प्रश्न जरूर, क्योंकि इस बार सिंचाई से एक भी प्रश्न नहीं पूछा उसने, एक भी प्रश्न, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जल संसाधन से भी प्रश्न पूछ लिया उसने, बड़ा प्रश्न पूछा उसने, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तो जब भी आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखना है तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम बताएंगे जलवायु। और आपको पता है गेहूं जो है वो क्या है, रबी की फसल, और रबी की फसल कब लगाई जाती है, आपको पता है अक्टूबर नवंबर में, और कब काटी जाती है, मार्च अप्रैल में। तो ये जो समय होता है कैसा होता है, शीतकालीन, और शीतकालीन में मतलब ठंडा मौसम होता है। तो जो गेहूं की फसल है इसको क्या चाहिए, समशीतोष्ण जलवायु, कैसी जलवायु चाहिए, बहुत ज्यादा ना तो गर्मी हो उसमें और बहुत ज्यादा ना क्या हो ठंडी, कैसी जलवायु चाहिए, समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो किसी भी फसल की अगर आपको भौगोलिक दशाएं लिखना है तो ये लिखना है। सुनो, यही प्रश्न अगर मान लो 10 नंबर में आ जाए कि भौगोलिक दशाएं लिखिए, सेम टू सेम आ जाए, मान लो कपास के बारे में मैं पूछ लूं आपसे, एमपीपीएससी एक और करता है, एक और चीज करता है, जो छोटे प्रश्न होते हैं ना बहुत, उसको बड़े प्रश्न पूछ लेता है वो, ताकि क्या बच्चा घबरा जाए एकदम पढ़ के। और जो बड़े प्रश्न होते हैं, जैसे मालव को पढ़ा रहे, जब किसी ने पढ़ा होगा तो कितना पढ़ा होगा, तो अब उसको ये डाउट रहता है कि अच्छा 7 नंबर में कैसे लिखो, तो बड़े प्रश्न को छोटे में, छोटे को बड़े में, यही करता रहता है, नए प्रश्न कभी नहीं बनाता। तो बहुत आसान है। इसी प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा 10 नंबर में कैसे लिखना है, यहीं पे बता दूंगा। देखो मैंने लिख ली जलवायु समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। फिर क्या आएगा, तापमान। तो देखो तापमान भी कब, बुआई के समय तापमान अलग होता है, जब फसल की वृद्धि होती तब तापमान कुछ और चाहिए, और जब फसल पकती तब तापमान कुछ और चाहिए। बुआई के समय तापमान हमेशा कम चाहिए, इतना याद रखना आप, क्योंकि पौधा छोटा होता है उस समय उसको तापमान कम चाहिए, क्योंकि ज्यादा तापमान होगा तो पौधा जल जाएगा। जब फसल पकती है तो जब समय बुआई था उससे ज्यादा तापमान हो तभी तो फसल पकेगी, कॉमन सेंस लगाना आपको। तो देखो तापमान को भी मैंने 3 भागों में बांट दिया, कि बुआई के समय, वृद्धि के समय और पकते समय। अब मैंने यह समय भी लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो गेहूं है वो कौन सी फसल है, रबी की फसल, और कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर, कब काटी जाती है, मार्च अप्रैल में। तो अक्टूबर नवंबर में तापमान कितना चाहिए, 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर। जब वो वृद्धि करेगी तब तापमान थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब वो पकेगी तब तापमान क्या चाहिए, 20 से 28 डिग्री। देखो किसी बुक में डाटा अलग दे रखा है, कहीं पे दे रखा है 26 डिग्री, कहीं पे 28 डिग्री, कभी 30 डिग्री। सबसे अच्छा आंसर क्या है, 20 से 28 के बीच में उसका तापमान होना चाहिए। तो तापमान को 3 टाइप से मैं बता सकता हूँ। अब देखो बड़ा प्रश्न आएगा तो मैं क्या करूंगा, देखो सुनना मत, तापमान में ये करूंगा, अगर मान लो पकते समय इससे ज्यादा तापमान होगा तो भी फसल को नुकसान होगा। क्यों होगा, क्योंकि फसल इससे क्या हो जाएगी, झुलसा जाएगी। तो क्या बोलूंगा मैं, पकते समय तापमान में अचानक वृद्धि, यह एकाएक वृद्धि क्या करती, फसल के लिए क्या होती, हानिकारक होती। दूसरा देखो फसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि फसल भोजन, जो भी पौधा होता है वो अपना भोजन बनाएगा तभी तो उत्पादन अच्छा होगा। तो फसल के लिए पाला रहित मौसम का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो गेहूं की फसल देखोगे 4 महीने में होती है, कितने महीने में होती है, 4, 120 दिन में होती है। तो कम से कम 100 दिन क्या होना चाहिए, पाला रहित आकाश। पाला रहित आकाश का मतलब कोहरा नहीं होना, जिसे कोहरा होता है ना, अभी आपने 2023 में देखा होगा बहुत ज्यादा कोहरा गिरा था, जिसके कारण किसानों से जाके पूछना आप, उनका प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है। जैसे
कहीं कहीं पे जहाँ पे प्रोडक्शन गेहूं का प्रति बीघा जैसे 15 से 20 कुंटल होता है, उनका प्रोडक्शन 10 से 15 कुंटल हो गया। कुछ कुछ क्षेत्र में जो प्रोडक्शन होता है 10 से 15 कुंटल के बीच में होता है, वहां पे प्रोडक्शन 5 से 10 के बीच में हो गया। समझो कि 5 कुंटल प्रति बीघा का क्या हो गया, उत्पादन घट गया, जबकि वही खाद दे रहे हैं, वही पानी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। किसके कारण हुआ? सिर्फ कोहरे के कारण। तो ये डाटा बढ़ा दूंगा मैं, बस क्या लिख दूंगा मैं कि पकते समय अचानक तापमान में वृद्धि क्या होती है, नुकसानदायक। और मैं एक और चीज क्या लिख दूंगा इसी तापमान में कि गेहूं की फसल के लिए जो भी फसल हो रही है 4 महीने की फसल है तो कम से कम 100 दिन क्या होना चाहिए, आकाश रहित, पाला रहित आकाश या मौसम होना चाहिए। तो देखो 2 पॉइंट बढ़ा दिए मैंने यहाँ पे। फिर क्या लिखूंगा मैं, औसत वर्षा। तो औसत वर्षा कितनी चाहिए गेहूं की फसल के लिए? 50 से 75 सेंटीमीटर। अब जनरली मैंने लिख दिया, छोटा प्रश्न था, तो बड़ा प्रश्न आएगा तो मैं क्या लिखूंगा कि 50 सेंटीमीटर से कम जहां पे वर्षा होगी वहां पे सिंचाई कर दूंगा। और देखो आपको पता है भारत में गेहूं की फसल रबी की सीजन में बोई जाती है, शीतकाल में। और शीतकाल में भारत में वर्षा कहाँ होती है? तो हमारे यहाँ भारत में जो भी गेहूं उगाया जाता है वो सिंचाई के माध्यम से तो उगाया जाता है। हमारे क्या वर्षा, देखो ना शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है, तो हम क्या करते हैं, सिंचाई से तो वर्षा करते हैं। रही बात आपको याद, तो ऐसा लिख दूंगा मैं, जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहां पे मैं सिंचाई कर दूंगा। किंतु जहां पे अगर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां पे गेहूं नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा पानी से भी फसल का क्या हो जाता है, नुकसान। इस बार देखोगे आप बहुत ज्यादा पानी गिरा है, इसके कारण भी लोगों की जो फसल होता है, फसल का उत्पादन कम हो गया है। आप अगर किसान हो, किसान के बेटे हो, तो आपको ये पता होगी ये बात। ठीक है दोस्तों, तो बस ये लिख दूंगा मैं कि 75 सेंटीमीटर अधिक वर्षा क्या होती है, नुकसानदायक। 50 सेंटीमीटर कम वर्षा होगी तो क्या कर देंगे हम, सिंचाई की आवश्यकता होगी। लिखता हूं, 2 पॉइंट बढ़ा दिए मैंने। तो देखो ये कंटेंट बढ़ता जा रहा है। फिर क्या लिखूंगा, मिट्टी। तो मिट्टी भी कई प्रकार की मिट्टी, जैसे जलोढ़ मिट्टी में सभी प्रकार की फसल कर सकते हैं। हल्की दोमट मिट्टी, लाल काली मतलब काली मिट्टी, ये क्या है, गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक, अच्छी होती है। तो यहाँ भाषा लिख सकता हूँ, जैसे मिट्टी की आवश्यकता चाहिए, इसी जलोढ़ मिट्टी की मैं परिभाषा लिख दूंगा, ऐसी मिट्टी या जो पौधे के विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो होना चाहिए मिट्टी में। वो मिट्टी क्या होगी, सबसे ज्यादा उपयोगी। जैसे मुझे अगर यही प्रश्न 10 नंबर में लिखना होता तो कैसे लिखता कि ऐसी मिट्टी जो क्या हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस युक्त हो, वो फसल के लिए क्या होती है, सर्वाधिक उपयुक्त। क्योंकि किसी भी पौधे को विकास के लिए ये 4 तत्व तो चाहिए, जो मेजर पोषक तत्व तो ये चाहिए। ये जिस मिट्टी में होगी वो मिट्टी में क्या हो जाएगा, फसल का उत्पादन हो जाएगा। तो मैंने वो भाषा लिख दी। तो देखो और कंटेंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया मेरा। जब बड़ा प्रश्न आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। फिर देखो भूमि धरातल। भूमि धरातल का मतलब कि कैसी भूमि होना चाहिए। तो देखो ये गेहूं है, धान है, इन फसलों के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। क्यों होती है समतल भूमि की आवश्यकता? क्योंकि देखो समतल भूमि की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि गेहूं, चावल, इनमें बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और मशीन सीधी सी बात है समतल भाग में चल पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जैसे गेहूं भारत में उगाया जा रहा है तो क्या भारत में वर्षा हो रही है? क्या नहीं। हम करेंगे सिंचाई, और सिंचाई समतल भागों में ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी क्या है, समतल भूमि। तो अभी तो यहाँ तो मैंने सिंपल लिख दिया कि समतल भूमि की आवश्यकता है। कैसी भूमि, कैसी धरातल की आवश्यकता है, समतल भूमि की। मैं लिख सकता हूँ समतल भूमि की। और जब यही प्रश्न बड़ा होगा तो पर वहां पे लिख दूंगा क्यों समतल भूमि की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में गेहूं की फसल में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए समतल भूमि की आवश्यकता है। दूसरा, भारत में क्या होती है, सिंचाई के माध्यम से गेहूं होता है, और समतल भागों में सिंचाई करना आसान होता है, इसलिए समतल भूमि की आवश्यकता है। ऐसा कारण भी लिख दूंगा मैं यहाँ पे। फिर और क्या चाहिए, श्रम। श्रम मतलब लेबर, श्रमिक लोग। क्योंकि फसल, गेहूं की फसल है, कोई सी भी फसल है, इनमें निंदाई, गुड़ाई, कटाई के लिए हमें क्या चाहिए, सिंचाई के लिए क्या चाहिए, हमें लेबर चाहिए। तो लेबर बहुत जरूरी है। अगर मान लो लेबर नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे फसल। तो सस्ता श्रम चाहिए। सस्ता मतलब जिसको लोग रख पाए। तो सस्ता और कैसा श्रम चाहिए, प्रचुर मात्रा में, ताकि जितनी आवश्यकता उतना श्रम हमें मिले। तो क्या आ जाएगा, सस्ता श्रम हमें आवश्यक होता है। लिख पाओगे दोस्तों। इसी प्रश्न को अगर आपसे पूछ ले कपास में बताइए, सेम टू सेम ये पॉइंट सेम रहेंगे, बस ये डाटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कपास की कृषि कब होती है, खरीफ की फसल में। तो खरीफ के समय मौसम कैसा होता है, ग्रीष्मकालीन। तो ग्रीष्मकालीन मतलब उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। तापमान ये बढ़ा देना, सिंपल सी बात है। वर्षा देख लेना उसमें थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि वर्षा का समय है। ये सारी चीज बता देना, पॉइंट यही रहेंगे, बस थोड़ी सी भाषा चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं। देखो अगला प्रश्न यही है, द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीतियां क्या है। तो देखो द्वितीय हरित क्रांति के लिए क्या रणनीतियां होना चाहिए। तो देखो आपने सुना होगा हरित क्रांति, और हरित क्रांति के कुछ नुकसान हुए, उन्हीं नुकसानों की भरपाई करने के लिए हमने क्या प्रारंभ करी, द्वितीय हरित क्रांति। तो जो हरित क्रांति थी उसके क्या नुकसान थे, आपने देखा होगा कि इसमें क्षेत्रीय विषमता आ गई। क्षेत्रीय विषमता के मतलब जिसे हरित क्रांति थी इसका लाभ किसने उठाया, पूर्वोत्तर भारत के कुछ ही राज्यों में हुआ, जैसे हरियाणा, पंजाब,
उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी भाग में इसका ज्यादा लाभ मिला, बाकी भारत के अन्य राज्यों में इसका लाभ कम मिला। तो क्या करा, द्वितीय क्रांति का उद्देश्य क्या हो गया कि जो बचे हुए क्षेत्र है उनमें भी हरित क्रांति को बढ़ावा देना, एक उद्देश्य हो गया। दूसरा देखो, जो हरित क्रांति थी उसमें क्या करा, सबसे ज्यादा रसायन कीटनाशकों का उपयोग करा हमने, तो इसका नुकसान हुआ अल्टीमेटली किसानों को, क्योंकि इससे मृदा प्रदूषण होने लगा। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कृषि को बढ़ावा दे जिससे मृदा प्रदूषण ना हो और पर्यावरण का भी प्रदूषण ना हो, पर्यावरण का भी संरक्षण हो। इसलिए हम अब किस कृषि को अपना रहे, तो पहले हमने किस कृषि पे बढ़ावा दिया था, रासायनिक कृषि पर, रसायनों पे ज्यादा बल दिया था। अब किस पे बल दे रहे हैं हम, जैविक पदार्थों पर, तो जैविक कृषि को हम बढ़ावा दे रहे हैं। फिर देखो, रासायनिक कृषि से क्या हुआ है, जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सतत कृषि, या इसी को क्या बोलते हैं, समपोषणी कृषि। ये सब रणनीतियां हैं। और क्या पॉइंट आएंगे इसके अंदर, फिर देखो हरित क्रांति के अंदर कुछ ही फसलों को उत्पादन को बढ़ावा दिया, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। बाकी फसलें छूट गई, जैसे दलहन फसलें, तिलहन फसलें, तो इनको बढ़ावा देना, ये हमारी रणनीति है इसके अंदर। आ रही बात, जैसे मोटा अनाज हो गया, और भी फसलें हो गई, जैसे कि बागानी फसलें हो गई, इनके उत्पादन को बढ़ावा देना। फिर क्या हुआ, इन क्षेत्रों से क्या हुआ है ये जो हमारा पूरा कृषि बाजार भी क्या हो गया है, उथल पुथल हो गया है। तो हमारा जो कृषि पहलू है उनको क्या करना, संस्थागत जो पहलू है उनको क्या करना है, मजबूत करना है। फिर जो कृषि बाजार है उसका क्या करना है, पुनर्गठन करना, और उसका क्या करना है, सुदृढ़ीकरण करना। ये सारे बेसिक पॉइंट, और भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं हम, किंतु हमारे कितने लाइन में लिखना है, 9 लाइन में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा हमने, इंद्रधनुष क्रांति को बढ़ावा दिया। इंद्रधनुष क्रांति का मतलब जैसे कृषि के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र है, तो उनके लिए भी भारत सरकार ने क्रांति शुरू करी है अलग अलग। जैसे कि आलू के उत्पादन के लिए अलग क्रांति सरकार ने स्थापित करी, जैसे अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति स्थापित करी है। तो ये जो क्रांति, इन क्रांतियों को बढ़ा देना। ऐसा नहीं कृषि का मतलब सिर्फ कृषि करना है, कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है, जैसे मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, मुर्गी पालन को बढ़ावा देना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, बागानी फसलों को बढ़ावा देना, ये सब हरित क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति के अंदर आता है। तो हमने क्या लिखा, इंद्रधनुष क्रांति को बढ़ावा देना, ये एक रणनीति होगी। फिर क्या होगा, देखो रासायनिक कृषि के स्थान पर क्या करना, जैविक कृषि और सतत कृषि को अपनाना। ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि को अपनाना, जैसे संपोषणी कृषि, जिसको वर्तमान में पारिस्थितिकी कृषि भी हम बोलते हैं। फिर देखो खाद्यान्न फसलों के साथ साथ क्या करना है, अन्य फसलों को उत्पादन को बढ़ावा देना, जैसे दलहन, तिलहन, बागानी फसलें। फिर कृषि के साथ साथ इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देना, जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा, हो सकता है आपसे 7 नंबर में या 10 नंबर में प्रश्न जरूर पूछे। फिर संस्थागत पहलू को मजबूत करना, संस्थागत पहलू का जैसे कृषि के लिए, जैसे कि हमारे जो कृषि होता है इसमें हमें क्या चाहिए, हाई यील्ड वैरायटी के बीज चाहिए, तो इनके रिसर्च के लिए जो संस्था है उनको मजबूत करना है। फिर जैसे खाद बीज की आपूर्तिकर्ता संस्था है तो उनको मजबूत करना है, जो ऋण प्रदान करती है उन संस्थाओं को मजबूत करना है। ये कृषि संस्था है, क्या है, संस्थागत पहलू है। फिर कृषि बाजार का क्या करना, पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण करना। और भी पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना, जैसे कि समपोषणी कृषि। ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं हम, देख ले दोस्तों, बढ़े आगे। अब देखो अगला प्रश्न आया कि भारत में बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से। एमपीपीएससी में भी हर साल बॉक्साइट, खनिज से, मतलब बॉक्साइट से नहीं, खनिज से जो मध्य प्रदेश, जो भारत के प्रमुख खनिज है, जैसे लोएस्क हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, इनसे प्रश्न जरूर पूछता है, हर साल प्रश्न पूछता है। तो इस बार जैसे बॉक्साइट पूछ लिया तो 25-26 में कुछ और पूछेगा, हो सकता है कोयले से प्रश्न पूछेगा या मैग्नीज से प्रश्न पूछे, क्योंकि इस बार मैग्नीज नहीं पूछा उसने। हो सकता है आपसे तांबे से प्रश्न पूछे, जरूर पूछेगा। तो देखो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बताना, कहां से है, तो 3rd यूनिट स्टार्ट हो गई हमारी, और कहां से प्रश्न उठाया गया है, खनिज से। देखो ये रहा प्रमुख खनिज, आए समझ में आपको, इस बार इतना याद रखना है। और जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहां से उठाया गया है उसने, अगला प्रश्न और देख लेते हैं हम, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न देखो गन्ना से उठाया उसने, उद्योग से उठाया उसने, ठीक है दोस्तों, उद्योग वाला यहाँ पे आ गया। इस बार इतना सा याद करना है आपको कि इस 3rd यूनिट से उसने ऊर्जा से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। तो मैं इस चीज का गारंटी देता हूं आपसे, ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछेगा। और ऊर्जा से भी किसमें कौन सा प्रश्न पूछेगा, वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत के अंदर भी पूछेगा आपसे सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर 100% लिख के लीजिए आप। जरूर पूछेगा आपसे कि सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में बताइए, भारत में और मध्य प्रदेश में प्रमुख क्षेत्र बताइए, जो भी लगे। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए, जरूर यहाँ से
क्योंकि ऊर्जा से एक भी प्रश्न नहीं पूछा उसने, एक भी प्रश्न, जबकि हर साल मध्य प्रदेश जरूर ऊर्जा से प्रश्न पूछता है। फिर देखो और कहां से प्रश्न नहीं पूछा उसने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछा था उसने, उदाहरण बताइए। तो एक 7 नंबर का प्रश्न बनता है, वैसे इसमें एक बड़ा प्रश्न भी बनता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, इसके आपूर्ति श्रृंखला क्या है ना, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या चुनौतियां है, क्या समस्या है, ये बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं, है ना, ऊर्जा संकट को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये जरूर प्रश्न पूछेगा आपसे। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट लगाए, जरूर प्रश्न पूछेगा आपसे। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है कि भारत में बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से। तो देखो हमें कैसे इसको हैंडल करना है, इस प्रश्न को कैसे हैंडल करना है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि भारत में बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। ठीक है, मैंने एक टेबल बनाया, मैंने टेबल कैसे बनाई, हम कैसे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख राज्य, और यहाँ पे क्या लिखा, उस राज्य के कौन कौन से जिले थे, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, यही तो पूछना चाह रहा है हमसे, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। तो मैंने ऐसे करा। अब क्या करना है, आपको एक और चीज लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपको अगर किसी भी चीज को जब भी हम लिखते हैं, तो जैसे ये शीर्ष उत्पादक राज्य बॉक्साइट के, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे बताना है कि इकोनॉमिक सर्वे मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, जैसे अभी 24 चल रहा है, तो 24-25 का बजट पेश हुआ है, तो उसमें क्या होता है 22-23 का क्या जारी करती है सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, उस सर्वेक्षण के अनुसार बताना है। ऐसा लिखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित है। इससे क्या होता है, आपकी बात कब में वजन बढ़ जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हम तो कोई निकाल नहीं रहा हूं, मैं तो कोई निकाल नहीं रहा हूं, कौन निकाल रही, भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार भी इकोनॉमिक सर्वे निकालती है। तो इकोनॉमिक सर्वे हम बता सकते हैं मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, भारतीय इकोनॉमिक सर्वे। तो इससे क्या होता है, कहने की बात का जो वजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस बात को कोई नहीं काट सकता आर्थिक सर्वेक्षण को। जब भी डाटा किसी भी चीज के लिख रहे हैं, तो हम किसी रिपोर्ट के अनुसार लिखेंगे, तो वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो कैसे लिखना है समझ में आ गया आपको, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार प्रमुख उत्पादक जिले। फिर इसमें भी कोशिश करना है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे छत्तीसगढ़ को पहले लिख दे, मध्य प्रदेश को लिख दे, ऐसे लिख के आ जाए, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि उसने तो यही बोला नहीं सिर्फ उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए, ये तो नहीं पूछा उसने, सिर्फ प्रमुख उत्पादक पूछा है, ये सब प्रमुख उत्पादक है। फिर भी कोशिश करना है हमें जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है वो पहले नंबर पे आए। 2-3 नंबर के आपको जरूर याद करना, क्योंकि 3 नंबर में भी प्रश्न पूछ सकता है, रहेगी बात आपको याद, तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, उड़ीसा, और आपको पता है उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% उत्पादन करता है लगभग, हो सकता है कभी 49 कर दे, 48 कर दे, पर लगभग 50% याद रखना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ क्षेत्र लिखे कि उड़ीसा में कौन से क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो कहां से उत्पादन होता है, कालाहांडी, कोरापुट आदि, ये क्षेत्र है। फिर जैसे मैंने लिखा गुजरात, दूसरे नंबर पर कौन है, गुजरात, मतलब लगभग आधा कर रहा है इसका 24%, क्योंकि ये डाटा बदल भी सकता है, क्योंकि पहले आपने सुना होगा झारखंड छत्तीसगढ़ पहले आता, गुजरात नहीं आता था, अब गुजरात आने लगा। तो गुजरात के कौन से जिले, कौन से क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, पंचमहल, धाद, बड़ौदा आदि, ये सब जिलों के नाम है। फिर तीसरे नंबर पर कौन है, झारखंड, तो झारखंड के प्रमुख क्षेत्र मैंने लिख दिए। फिर कौन है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के देखो प्रमुख क्षेत्र लिखे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। फिर क्या लिखा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। देखो आपको जब भी किसी भी चीज के बारे में पूछे तो मध्य प्रदेश का जरूर लिख के आना, क्योंकि मध्य प्रदेश की एग्जाम हम दे रहे हैं और मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में हमें तैयारी भी करना है। तो मध्य प्रदेश का जरूर लिखना है कि बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है और मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से। ये सब हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, बस उस चीज का सही इस्तेमाल करते हमें आना चाहिए। सही इस्तेमाल कर लोगे आप। अब देखो हम एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर आपका दिमाग चलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेना है। कैसे, छोटा सा डायग्राम, जैसे खाली स्थान जब भी बचता है तो डायग्राम बना लो। जैसे मैंने बना दिया भारत का डायग्राम, ये भारत का एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। अब इसमें क्या करूंगा, पहले स्थान पे कौन है, उड़ीसा, तो मुझे पता है उड़ीसा यहाँ पे, तो मैंने पहले नंबर डाल दिया। फिर दूसरा नंबर कौन पे, गुजरात, तो मैंने गुजरात पे दूसरा नंबर डाल दिया। तीसरे नंबर पे कौन है, झारखंड, तो मैंने तीसरे नंबर पे झारखंड को डाल दिया। चौथे नंबर पे कौन है, छत्तीसगढ़, तो मैंने छत्तीसगढ़ को डाल दिया। पांचवें नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र, तो मैंने महाराष्ट्र को डाला। और छठे नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश। इससे ये पता चल जाता है उस व्यक्ति को, अच्छा आपने डायग्राम भी बनाया, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है। बना सकते हो दोस्त, बहुत आसान है, लिखना बहुत आसान है, ऐसे बना सकता हूं मैं, या मैं पूरे को ही डायग्राम के माध्यम से बता सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखूं नंबर 1 और यहाँ पे लिख दूं उड़ीसा, और उसी के ब्रैकेट में लिख दूंगा ये क्षेत्र। फिर दूसरे नंबर पे क्या करूंगा मैं, जैसे दूसरे नंबर गुजरात, तो यहाँ पे एक एरो निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा गुजरात, उसी के ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, क्षेत्र। तीसरे नंबर पे क्या लिख दूंगा मैं, झारखंड, तो झारखंड के लिख दूंगा और उसको क्या लिख दूंगा, क्षेत्र।
फिर क्या है मध्य प्रदेश, तो एक मध्य प्रदेश को बना दूंगा, इधर महाराष्ट्र को बना दूंगा और इधर किसको बना दूंगा, छत्तीसगढ़। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, ऐसा भी मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, किंतु जितनी क्लियरिटी होगी मेरी बात में उतना अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, देखो मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन में उससे जनित उद्योगों को समझाइए। देखो वैसे प्रश्न क्या आप कहाँ पे पूछ रहा हो, भारत के भूगोल में, 3rd यूनिट का प्रश्न है, भारत का भूगोल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भूगोल में भी फिर से पढ़ेंगे हम। तो देखो उसको मध्य प्रदेश से कितना लगाव है, हर चीज में मध्य प्रदेश को घुसा रहा है वो। तो इसलिए जब भी कोई भी चीज पढ़ो आप, तो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में आप जरूर पढ़ो। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये। कहां से प्रश्न आया है, देखो उद्योग से प्रश्न आया है। किससे आया है, तो देखो इस बार उद्योग से उसने पूछ लिए हैं और खनिज से भी उसने प्रश्न पूछ लिया। किससे प्रश्न नहीं पूछा उसने, ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन में भी हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की 2025-26 में यहीं से प्रश्न बनेगा ऊर्जा से, 25 में तो यहीं से बनेगा प्रश्न ऊर्जा से, क्योंकि ऊर्जा नहीं पूछा उसने। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। अब देखो कैसे लिखना था इसको, तो हम ये लिख देंगे मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन। पहले ये गन्ना उत्पादन बता देंगे कि मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन कहाँ पे हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में मैंने एक डाटा लिखा है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर क्या किया जाता है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है, गन्ने की कृषि की जाती है। अगर ये डाटा याद है आपको तो लिख सकते हो, नहीं याद है तो आप लगभग 1 लाख या 1.25 लाख भी लिख सकते हो। ठीक है, याद रहे तो। फिर शीर्ष उत्पादक जिलों के नाम लिख देना। सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, नरसिंहपुर में। और मध्य प्रदेश के कुल गन्ना उत्पादन का 65% गन्ने का उत्पादन कौन कर रहा है, नरसिंहपुर नंबर 1। एमपीपीएससी में 3 नंबर में प्रश्न पूछा था 2019 में कि मध्य प्रदेश के शीर्ष 3 गन्ना उत्पादक जिलों के नाम बताइए, क्षेत्रों के नाम बताइए। लिख के देख के आइए आप, लिखा हुआ है उसके अंदर। तो वही 3 नंबर का प्रश्न अब कहां पूछ रहा है वो, 7 नंबर में। किसी दिन इसी 7 नंबर के प्रश्न को किसमें पूछेगा वो, 10 नंबर में। 10 नंबर के प्रश्न को कहां पूछेगा, 7 नंबर में। और 7 नंबर के प्रश्न को कभी किसमें पूछ लेगा वो, 2 नंबर में। ठीक है दोस्तों, ऐसा करता है एमपीपीएससी। ये मैंने शीर्ष उत्पादक जिले लिख दिए, 2-3 जिलों के नाम लिख दिए। फिर क्या लिखा मैंने, गन्ने से जनित उद्योग। कौन कौन से गन्ने से जनित उद्योग है, जैसे चीनी, क्योंकि गन्ने से ही हम क्या बनाते हैं, शक्कर को बनाते हैं, तो चीनी उद्योग। फिर देखो गन्ने से ही हम क्या बनाते हैं, गुड़, तो गुड़ उद्योग। गन्ने से हम खांडसारी बनाते हैं, तो खांडसारी उद्योग। फिर देखो गन्ने से ही हम क्या बनाते हैं, एथेनॉल। और वर्तमान में एथेनॉल का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि भारत सरकार ने अब क्या कर दिया है, जो हमारा पेट्रोल डीजल है उसके अंदर 10% एथेनॉल मिक्स कर दिया है। और अब ब्राजील में जाओगे तो वहां पे तो 25% के लगभग एथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है, किसके अंदर, पेट्रोलियम के अंदर। तो एथेनॉल हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एथेनॉल उद्योग, तो ये भी तो उद्योग है, गन्ने पे आधारित है, गन्ने से जनित उद्योग है। और आने वाले भविष्य में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है एथेनॉल का। फिर क्या है, देखो सीबीजी मतलब होता है कंप्रेस्ड बायोगैस, क्योंकि इसी गन्ने से हम बायोगैस भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, इससे जनित उद्योग। अब देखो ये जो जगह खाली बचती है ना, तो आपको क्या करना है, इसे छोड़ के नहीं आना है, या तो कोशिश करना है जो चीनी उद्योग है, इस चीनी उद्योग का कोई उदाहरण दे दो। अरे चीनी उद्योग चलेगी ना मध्य प्रदेश में, ये जो गन्ना हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो चीनी मिल में जाएगी, तो चीनी उद्योग का नाम लिख दीजिए। चीनी उद्योग में जैसे आप बता सकते हो बरलाई चीनी उद्योग, बरनई चीनी मिल कहाँ पे है, देवास में रहेगी बात आपको। इसी प्रकार से गुड़ उद्योग कहीं पे लगाओ तो वहां पे बता सकते हो आप। खांडसारी उद्योग, एथेनॉल उद्योग अगर कहीं पे लगाओ तो वो बता सकते हो आप। ऐसे उदाहरण भी दे सकते हो। अगर उदाहरण याद नहीं आ रहा तो क्या करना है, एक छोटा सा मैप बना देना आपको मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है वो, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में ही तो पूछ रहा है वो आपसे। ये रहा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और बस उसमें कुछ नहीं करना है, 2-3 जिलों के नाम लिख देना। जैसे ये रहा नरसिंहपुर, देखो यहाँ पे, ये इधर रहा देखो छिंदवाड़ा, ये इधर रहा देखो बैतूल। बस ये 3-4 जिलों के नाम लिख दिए मैंने, यही तो है। देखो नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ये रहा बुरहानपुर, ये 4 नंबर पे ये बुरहानपुर लिख दिया मैंने। बस ये बना दो हिसाब, तो उसको ये पता चल जाएगा, अच्छा ये मैप है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा हो गया, दक्षिणी हिस्सा हो गया, जहाँ पे क्या कर रही है, गन्ने की खेती की जा रही है। क्योंकि गन्ने की खेती के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और मध्य प्रदेश का यही स्थान है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। रहेगी बहुत दोस्तों यार, क्वेश्चन को लिखना बहुत आसान है, किंतु उसको सिस्टमेटिक तरीके से बताना, एग्जाम में हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या हो ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, रहेगी बात आपको याद। अगला प्रश्न हम लेते हैं। देखो मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या है, ये अगली यूनिट आ गई हमारी 4th यूनिट। तो 4th यूनिट में देखो मृदा प्रदूषण के स्रोत, तो मृदा प्रदूषण में कहां से लिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण से प्रश्न उठाया है। ठीक है, इस पर्यावरण प्रदूषण के अंदर बहुत सारे प्रदूषण दे रखे हैं, उसी से प्रश्न उठाया गया है। एक और प्रश्न उठाया गया है, उसने कहां से उठाया है, जीपीएस से। 3 नंबर में जो प्रश्न आया है जीपीएस के उपयोग पूछा है।
तो क्या बच गया है देखो, तो एक तो क्या बच गया है आपका रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग से प्रश्न पूछ सकता है आपसे, रिमोट सेंसिंग से आपसे क्या समझते हैं, रिमोट सेंसिंग के प्रकार या रिमोट सेंसिंग के उपयोग अनुप्रयोग बताइए। तो यहाँ सिंपल सा लिखा है, इसके अनुप्रयोग बताना। तो रिमोट सेंसिंग, फिर जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। 3 नंबर में, 2 नंबर में तो प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसमें पूछ सकता है वो 7 नंबर में, रहेगी बात आपको। फिर देखो एक और प्रश्न यहीं से बन सकता है, उपग्रह, कोई प्रमुख उपग्रह जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत सरकार का, इसरो का, जैसे गगनयान, हो सकता है आपसे 2 नंबर में यही पूछ ले, गगनयान हो सकता है आपसे यही पूछ ले, चंद्रयान 3 रहेगी दोस्तों याद, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उपग्रह है हमारे। कृत्रिम उपग्रह की तुलना में वो प्राकृतिक जो मतलब सॉरी कृत्रिम उपग्रह पूछेगा, प्राकृतिक उपग्रह नहीं पूछेगा, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह ही तो हम पढ़ रहे हैं। तो उपग्रह वाले टॉपिक जरूर पूछेगा, क्योंकि अभी उपग्रह वाला एक भी प्रश्न ना तो 2 नंबर में पूछा है, ना 7 नंबर, ना 10 नंबर, किसी में भी नहीं पूछा है। तो उपग्रह वाला हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक। फिर क्या इंपोर्टेंट है हमारे लिए, पर्यावरण प्रदूषण, पूरा एक प्रश्न बन सकता है 10 नंबर का बड़ा प्रश्न कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, प्रकार बताओ, कारण बताओ, रोकथाम बताओ, सब पूछ सकता है वो। ये एक टॉपिक के ऊपर ही पूछ सकता है, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण। फिर और क्या पूछ सकता है हमसे, अब देखो जनसंख्या के ऊपर तो प्रश्न पूछा है उसने, जनसंख्या दबाव के ऊपर, जनसंख्या दबाव के ऊपर प्रश्न, इसके ऊपर प्रश्न नहीं आया है, ग्रामीण शहरी प्रवास। तो हो सकता है यही प्रश्न पूछ ले कि ग्रामीण शहरी प्रवास से आप क्या समझते हैं और क्या कारण है, गांव से शहर में, शहर से गांव में प्रवास हो रहा है तो इसके क्या कारण है। तो ग्रामीण शहरी प्रवास हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर देखो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और भी चीजें पूछ सकता है, जैसे भूकंप से भी प्रश्न पूछ चुका है वो बड़ा प्रश्न। तो बचा क्या है, सुनामी, सुनामी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए आएगा प्रश्न। समझ में आ रहा है एनालिसिस आपको। तो देखो मृदा प्रदूषण के स्रोत, के मृदा का प्रदूषण किससे हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है, अधोलिखित या निम्नलिखित है। कैसा है, जैसे भौतिक कारण, जैसे हर चीज के 2 कारण होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। प्राकृतिक कारण होते हैं वो कम जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि प्रकृति के कारण जो प्रदूषण हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, तो प्रकृति क्या करती है, उसको फिर से क्या करती है, उसका पुनर्भरण कर लेती है। किंतु मानव द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है वो तीव्र गति से हो रहा है, जिसका पृथ्वी कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकती, अपना नहीं सकती। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, भौतिक स्रोत। भौतिक स्रोत के अंदर जैसे तापमान में परिवर्तन, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसके कारण भी मृदा की गुणवत्ता में कमी। यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, मृदा प्रदूषण की परिभाषा भी लिख सकते हो कि मृदा प्रदूषण होता क्या है, रहेगी बात आपको याद दोस्तों, वो भी लिख सकते हो। तो देखो वर्षा की तीव्रता, जैसे बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा हो रही कहीं पे, तो उससे क्या होगा, भूस्खलन होगा, और भूस्खलन होगा इसका मतलब मृदा की गुणवत्ता कम होगी, और मृदा की गुणवत्ता कम होना ही क्या है, मृदा प्रदूषण। मृदा के गुणों में अवांछनीय परिवर्तन ही क्या है, मृदा प्रदूषण है। ठीक है, तापांतर, जैसे बहुत ज्यादा ताप में ज्यादा कम हो रहा है, इससे भी मृदा की गुणवत्ता कम होगी। फिर एक जैविक स्रोत, जैविक स्रोत के अंदर जैसे जीवाणु, जो मानव द्वारा जो भी चीज गतिविधि किया जाता है उसके कारण जो जीवाणु, विषाणु है, कवक है, इनके द्वारा जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसको भी तो हम प्रदूषण बोलेंगे। तो जैविक स्रोत हो गए। फिर रासायनिक स्रोत, जैसे खेती के अंदर हम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, इनका प्रयोग करते हैं। तो देखो लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करना कोई नुकसानदायक नहीं है, किंतु आवश्यकता से अधिक उपयोग करना नुकसानदायक है। तो रासायनिक स्रोत में क्या आ जाएगा, रासायनिक उर्वरक। और रासायनिक उर्वरक में भी देखा होगा किसान सबसे ज्यादा क्या डालता है, डीएपी, एनपीके, यूरिया। तो इनका सबसे ज्यादा उपयोग, कोई भी उदाहरण दे दो, जैसे मैंने यहाँ दे रखा है डीएपी, एनपीके, यूरिया भी ले सकता हूँ उदाहरण। इनका क्या करना है, आवश्यकता से अधिक उपयोग। कीटनाशक में भी आपने देखा होगा कोरोजन जैसी दवाइयां, डीडीटी के नाम भी सुना होगा आपने। तो कीटनाशकों में क्या है, देखो डीडीटी, कोराजन, ये कुछ दवा है जिनका उपयोग फसलों के ऊपर बहुत ज्यादा करता है किसान। इसके कारण भी क्या हो रहा है, मृदा का प्रदूषण होगा। और क्या होता है मृदा प्रदूषण का कारण, जैसे कृषि अपशिष्ट। कृषि के अपशिष्ट का मतलब, जैसे गेहूं जब कटते हैं तो गेहूं के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डंठल, वो वहीं पे छूट जाता है। तो किसान क्या करता है, उसको जला देता है। तो इसको बोलते हैं पराली जलाना। इससे मृदा प्रदूषण हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब वो पराली जलेगी तो पूरी मृदा के अंदर के जो जीवाणु है सब नष्ट हो जाएंगे, और जीवाणु अगर नष्ट हो गए तो मृदा की गुणवत्ता कम होगी, और मृदा की गुणवत्ता कम होना है तो क्या है, देखो मृदा प्रदूषण है। तो ये क्या हुआ, कृषि अपशिष्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे कृषि अपशिष्ट होते हैं जिसके कारण मृदा की गुणवत्ता क्या होती है, कम होती है, जैसे कि पराली को जलाना। फिर क्या है, देखो औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलते खतरनाक, जैसे कि आपने देखा होगा उद्योगों के अंदर जैसे पारा हो गया, कैडमियम हो गया, सीसा हो गया, ये कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जिनका क्या करते हैं, उद्योग में क्या करते हैं, छोड़ देते। कहाँ पे छोड़ देते, नदियों में। और वही नदियों का जल कहाँ पे जाता है, खेतों में जाता है। तो वो अगर मृदा के अंदर वो तत्व जाएगा तो देखो वो भारी तत्व क्या करेगा, उसके अंदर को जो जीवाणु उनको भी नष्ट करेगा, सब चीज नष्ट होगी।
तो इससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा। औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से जो भी अपशिष्ट निकलता है, बहुत सारे उद्योग क्या करते हैं, उसको जमीन के अंदर डंप कर देते हैं, तो वहां की मृदा पोल्यूटेड होगी कि नहीं होगी। फिर देखो और क्या आएगा, घरेलू एवं शहरी अपशिष्ट, घरों और शहरों से जो अपशिष्ट निकलता है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर का जो कूड़ा करकट होता है, उसको भी तो कहीं ना कहीं जमीन में जाके हम डंप करते हैं, तो वहां की जो मृदा होगी प्रदूषित होगी नहीं, जिससे पॉलीथीन का हम उपयोग कर रहे हैं, तो पॉलीथीन से मृदा प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर्यावरण का प्रदूषण भी हो रहा है, मृदा का प्रदूषण भी हो रहा है, क्योंकि जिस जमीन में उस पॉलीथीन को डाला जाएगा वो लाखों सालों तक सड़ेगी नहीं। अगर उसका डिकम्पोजिशन हो जाता तो बहुत आसान है, मृदा प्रदूषण कम होता, किंतु बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हजारों सालों तक वो मृदा को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं मृदा प्रदूषण के अंदर आप, ठीक है। जैसे जल प्रदूषण, जलीय स्रोत भी आ सकता है, जलों के माध्यम से, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई करना, इससे भी मृदा प्रदूषण होगा, क्योंकि अत्यधिक जल सिंचाई करने से क्या होती है, मृदा की लवणता बढ़ती है, मृदा की क्षारीयता बढ़ती है, इससे मृदा की गुणवत्ता में कमी आएगी, ठीक है। इससे बहुत सारे पॉइंट ले सकते हो, जैसे मृदा अपरदन, मृदा क्षरण, ये सब मृदा प्रदूषण के कारण है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखो यही अगला प्रश्न बताया मैंने, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के उपयोग बताइए। बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, जीपीए, जीआईएस और रिमोट सेंस। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के उपयोग बताइए। कहां से प्रश्न आया है ये, भूगोल की आधुनिक तकनीक। और पता है आपको 2020 का जो सिलेबस आया था उसमें भूगोल की आधुनिक तकनीकों को पूरा एक अलग ही यूनिट बनाया था 30 नंबर की। अब इसको क्या करा है, इसने आपदा में उसने शामिल कर लिया है। तो कहां से प्रश्न आया, देखो ये भूगोल की उन्नत तकनीक है। कहां से प्रश्न आया है, जीपीएस से। तो देखो जीपीएस में बड़ा प्रश्न पूछ लिया उसने 7 नंबर का, और जो जीआईएस है यहां से उसने 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया। तो बचा क्या है, सुदूर संवेदन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता हमारे पास कि सुदूर संवेदन आखिर है क्या। 100% बता रहा हूं मैं आपको, 2025 में आपसे सुदूर संवेदन के बारे में जरूर पूछे, कुछ ना कुछ तो पूछेगा। तो जब हमें कोई चीज पता चले तो हम क्यों ना कवर करें वो। मेरा आंसर बताना मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी प्रश्न का उत्तर क्या है, ये तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। प्रश्न का उत्तर जानना इंपॉर्टेंट नहीं, हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर अच्छा 2025 में प्रश्न कहां से बनेगा, 2026 में प्रश्न कहां से बनेगा। और अगर हमने मान लो 60-70% पेपर भी अगर हमने प्रेडिक्ट कर लिया और वो प्रश्न अगर हम एग्जाम में अच्छे से लिख के आए तो हमारे सिलेक्शन के चांस ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान सा प्रश्न है वो, बहुत आसान सा उत्तर है इसका। जब भी जीपीएस के बारे में लिखेंगे तो देखो जीपीएस वर्तमान में आप जो गूगल मैप उपयोग करते हो, तो गूगल मैप का उपयोग किस चीज में करते हैं, हम किसी स्थान के बारे में पता करने में, इसी को बोलते हैं अवस्थिति ज्ञात करने में। किसी भी चीज को पता कर सकता हूं मैं यहाँ से, मान लो मैं अभी उज्जैन में हूं तो मैं पता कर सकता हूँ कि इंदौर कहाँ पे सॉरी पता कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो अवस्थिति ज्ञात करने में, किसी भी स्थान की, किसी भी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में जीपीएस का ही तो उपयोग करते हैं हम, जैसे कि गूगल मैप इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर देखो इसके ही और भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं किसी व्यक्ति को ट्रैक करने में भी जीपीएस का प्रयोग कर सकता हूँ, तो ट्रैकिंग में। फिर देखा होगा आपने अज्ञात मार्ग, जैसे जो चीज आपको पता नहीं होती, जैसे मान लो मैं उज्जैन में रहता हूँ, मैं कभी मान लो कि दिल्ली नहीं गया, महाराष्ट्र नहीं गया, कहीं मान लो उदाहरण के तौर पर, तो मुझे अगर जाना हो तो मैं अज्ञात रास्ता पता कर सकता हूँ, शॉर्टकट रास्ता कि कैसे जा सकता हूँ मैं। तो उपयोग हुआ कि नहीं हुआ इसका, तो अज्ञात रास्तों को पता करने में। फिर नेविगेशन में, नेविगेशन का मतलब वही परिवहन में उसका उपयोग करना। फिर देखो एक और चीज होती है मानचित्रण में। अभी पृथ्वी का जो मानचित्रण होता है उसमें भी जीपीएस का ही प्रयोग किया जाता है कि पृथ्वी पे कोई चीज कहाँ पे कहाँ नहीं, तो मानचित्रण में हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे दुनिया का मानचित्र बनाने में। फिर जो संसाधन होता है उनका मानचित्र बनाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मानचित्रण में कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का मानचित्रण कर सकता हूँ। जिसमें मैं भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण कर सकता हूँ, मैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण कर सकता हूँ, मैं सूखा प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण कर सकता हूँ, मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण कर सकता हूँ, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये सब मानचित्रण कर सकता हूँ मैं, इसमें भी उपयोग हो गया। फिर वो क्या हो गया, नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब जैसे कि वायु परिवहन में, जैसे आपने कोई इसी का नाम पढ़ा होगा गगनयान, अभी एक और सुना होगा आपने गगन, इसी जीपीएस को ऐड करके भारत सरकार ने बनाया है। गगन मतलब वायु परिवहन में, जब हमारी फ्लाइटें उड़ती है, लैंड होती है, तो उसको मौसम बताना पड़ता है कि मौसम कैसा क्या है, क्या फ्लाइट उड़ सकती है कि नहीं उड़ सकती। जब उसको लैंड करना होता है तब सही पोजीशन बताने में, तो वायु परिवहन में इसमें उपयोग कर सकते हैं, विमानन में उपयोग कर सकते हैं हम, समुद्री परिवहन में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में जो नेवी होती है, तो नेवी को इसी जीपीएस के माध्यम से पता कर सकते हैं ना कि कहाँ पे हमें ट्रैक करना है, कहाँ पे हमें जाना है आना है, तो समुद्री परिवहन में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं जीपीएस का।
तो बहुत सिंपल सा नेविगेशन में, जैसे वायु परिवहन में, समुद्री परिवहन, हर प्रकार के परिवहन में इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर देखो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में? जैसे वर्तमान में आपने एक चीज सुनेंगे, टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का मतलब उसको फोन पे ही डॉक्टर आपको मेडिसिन बता देता है। जैसे मान लो मैं जैसे ऑनलाइन अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे एक डॉक्टर किसी पेशेंट से मिलेगा, उससे पूछेगा अच्छा आपकी बीमारी क्या है, वो लक्षण देख लेगा यहाँ से, अच्छा आपकी आंखें दिखाओ, अच्छा आपकी जीभान दिखाओ, वो देख लेगा कौन से लक्षण है इसको, तो ये क्या होगा, और यहीं से लिख के दे देगा आपको दवाई। तो आप प्रिंट निकाल लो, मेडिकल पे जाकर दवाई लो। ये क्या हो गया, टेलीमेडिसिन। एक होता है एम हेल्थ। एम हेल्थ का मतलब मोबाइल हेल्थ। आजकल आपने देखा होगा स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा शुगर लेवल, हमारी हार्ट बीट, ये सब बता देता है वो। तो ये क्या हुआ है, सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा ना। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जीपीएस का माध्यम से उपयोग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ मैं? वो जो डाटा होता है मैं अपने डॉक्टर को सेंड कर सकता हूँ, ये सब जीपीएस के माध्यम से ही हो रहा है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका उपयोग है, और भी सब क्षेत्र में उपयोग है, सारे क्षेत्र में उपयोग है। जैसे आपदा प्रबंधन में उपयोग कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां उसका मानचित्रण कर सकता हूँ कि कहाँ पे आपदा आ सकती है। वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसी जीपीएस के माध्यम से क्या कर सकता हूँ, मैं पूर्व सूचना दे सकता हूँ कि अच्छा जैसे अभी बंगाल की खाड़ी में क्या आ रहा है, दाना चक्रवात आ रहा है, तो सरकार ने पहले इसी जीपीएस के माध्यम से ट्रैक कर लिया उसको, और फिर वहां पे जो तटीय क्षेत्र में जो लोग थे उनको सूचना दे दी हमने। तो आपदा प्रबंधन हुआ नहीं हुआ? मान लो कहीं पे कोई आपदा आ गई, मान लो कहीं भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, तो मैं उस स्थिति का पता कर सकता हूँ जहाँ पे आपदा आई है, फिर वहां पे मैं राहत सामग्री पहुंचा सकता हूँ। ये सब आपदा प्रबंधन का हिस्सा है, जीपीएस में आया। फिर और क्या कर सकता हूँ, जो कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मौसम का मैं पूर्वानुमान बता सकता हूँ। जैसे भी मैं कृषि करता हूँ तो हम क्या करते हैं, हम इसी गूगल मैप के माध्यम, मतलब इसी गूगल पे हम क्या करते हैं, वेदर देख लेते हैं, 10 दिन का वेदर देख लेते हैं। अच्छा कब पानी गिरेगा, कब पानी नहीं गिरेगा, कब पानी गिरने की संभावना ज्यादा है, कम है। तो पहले की तुलना में, पहले बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन होता था मानसून के ऊपर, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। अब इसमें कम से कम कुछ तो जागरूकता बढ़ी है किसानों में, कुछ ना कुछ तो इसका लाभ जरूर मिला है। तो कृषि क्षेत्र में कर सकता हूँ मैं, मौसम का पूर्वानुमान कर सकता हूँ मैं, सूखा बाढ़ की स्थिति का पता कर सकता हूँ इसी जीपीएस के माध्यम से। फिर सरकार क्या कर सकती है कि अच्छा कितने क्षेत्र में गेहूं लगा है, कितने क्षेत्र में चावल लगा है, सरकार भी जीपीएस के माध्यम से कर सकती है, नहीं कर सकती है? ये कृषि क्षेत्र में उपयोग आ गया। फिर देखो आपने सुना होगा सैन्य क्षेत्र में। सैन्य क्षेत्र में कैसे? जैसे हम अपनी सीमाओं की निगरानी कर सकते हैं। कोई दुश्मन देश का कोई व्यक्ति, तो मतलब सैनिक तो हमारी सीमा में एंटर नहीं कर गए। जैसे अभी अभी वर्तमान में सुना होगा कि चाइना ने क्या करा, हमारे लद्दाख वाले क्षेत्र में, अक्साई चीन वाले क्षेत्र में बहुत सारी कॉलोनियां बना दी है। तो ये कैसे पता चला हमें? क्या हम वहां जाके देख के आए? इसी जीपीएस के माध्यम से हमें पता चला कि हमारी सीमा पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हम अपनी सैन्य सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर दूसरा, मान लो कोई युद्ध हो गया, तो युद्ध में हम दुश्मन देशों के ठिकानों को पता कर सकते हैं। अच्छा दुश्मन देश के कौन कौन से सैन्य अड्डे हैं, इसी जीपीएस के माध्यम से करेंगे ना। तो सैन्य क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्षेत्र है। किंतु हमें 7 नंबर में क्या लिखना है, 9 लाइन में क्या लिखना है, वो बताया बस मैंने। तो और भी बता सकता है ना, विमानन क्षेत्र में, मोबाइल में इसका उपयोग कर सकते हैं हम। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे पास है, मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज। ये मध्य प्रदेश ज्योग्राफी से पूछा गया प्रश्न है। और मध्य प्रदेश में एक चीज याद रखना है आपको, उद्योग। मध्य प्रदेश हर साल उद्योग से प्रश्न पूछता है। कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग उसने पूछ लिया सीमेंट। अब बचा है क्या है, वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में वन उपज पूछा है, उद्योग नहीं पूछा है। कृषि आधारित उद्योग भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल प्रश्न पूछता है, और बड़ा प्रश्न ही पूछता है वो, 10 नंबर का। उद्योग से प्रश्न जरूर आता है, और एमपीपीएससी के भूगोल से रिपीटेड प्रश्न आते हैं, इस चीज का भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज में कहां से पूछा है, मध्य प्रदेश में के वन। तो देखो मध्य प्रदेश के वन कहीं ना कहीं दे रखे, कहां पे दे रखे मध्य प्रदेश के वन, ये रहा प्राकृतिक वनस्पति, इसी से पूछा है। वनों के प्रकार, वितरण और प्रमुख वनोपज, यही से प्रश्न पूछा है, बहुत सिंपल सा है। मध्य प्रदेश की वन। और एक और प्रश्न पूछा है मध्य प्रदेश के भूगोल से, उसने कौन सा प्रश्न पूछा है, उसने उद्योग से संबंधित प्रश्न ही पूछा है उसने। कौन सा प्रश्न पूछा है उसने, ये ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र। ये प्राकृतिक संसाधनों से आ जाएगा, ये यहां से आ गया, ऊर्जा संसाधन से प्रश्न आ गया। तो देखो इससे ये पता चला है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उसने छोड़ दिया है। आप इस पे स्टार लगा के लीजिए, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, इससे प्रश्न जरूर पूछेगा। दूसरा देखो यहाँ पे क्या छोड़ रखा उसने, लघु एवं कुटीर उद्योग। ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और रोजगार ज्यादा मिलता है। और वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। जितने लोग सुन रहे होंगे, बेरोजगारी के नाम पर उनको आंसू आ गए होंगे।
ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, लघु वन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है जनसंख्या, मध्य प्रदेश में जनसंख्या से प्रश्न अभी कम पूछे। मध्य प्रदेश के भूगोल, भारत के भूगोल में तो पूछा है, पर मध्य प्रदेश में ये प्रश्न जरूर पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले और न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले। दूसरा एक प्रश्न पूछता है घनत्व से, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व का वितरण का मतलब होता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है। तो घनत्व, जनसंख्या, वृद्धि दर, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा। वो मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के लीजिए आप, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, मध्य प्रदेश की वनोपज को हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो। एक तो है मुख्य वनोपज और एक है गौण वनोपज। इसको लघु वनोपज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु वनोपज। अब देखो मुख्य वनोपज क्या होती है? जो हमें ज्यादा मात्रा मिल रही है और जिससे हमें ज्यादा राजस्व मिल रहा है। जिसे मुख्य वनोपज क्या होगी? जिससे जो राजस्व की दृष्टि क्या हो, लाभदायक हो। ऐसे एक परिभाषा बना सकता हूं मैं, जो राजस्व की दृष्टि से लाभदायक हो और जिसकी उपलब्धता क्या हो, प्रचुर मात्रा में। ऐसे मध्य प्रदेश में 3 वन है। कितने हैं? 3 वनोपज। एक है सागौन, साल और बांस। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सागौन। मध्य प्रदेश के कुल वन का 20%, लगभग 20% क्या है? सागौन। मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, 20% क्षेत्र। फिर क्या है? साल। मध्य प्रदेश के कुल वन का 4% क्या पाया जाता है? साल। और बांस बाद में आता है। ठीक है, तो ये मेरी क्या है? प्रमुख वनोपज। गौण वनोपज क्या है मेरे पास? जो कम लाभदायक होती है। पहली बात, मतलब लाभदायक तो होती है किंतु वो क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है ना, दुर्गम, बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती मध्य प्रदेश। जैसे आपने सुना होगा तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इस तेंदुपत्ते का उपयोग हम किसमें करते हैं? बीड़ी बनाने में, बीड़ी उद्योग में। तो ये हमारे लिए वन उपज हुई कि नहीं हुई आर्थिक दृष्टि से। फिर एक खेर का वृक्ष सुना होगा आपने, कत्था लगाते हैं ना, कत्था वैसी खेर के वृक्ष से बनाया जाता है। फिर आपने सुना होगा लाभ, चूड़ी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी लघु वन उपज में आएगा, जैसे हर्रा। हर्रा भी क्या है? लघु वन उपज। पलाश का एक पौधा देखा होगा आपने, ये भी क्या है? लघु वन उपज। इनका प्रयोग कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में छोटे छोटे उत्पादकों, छोटे छोटे उद्योगों में इनका उपयोग करते हैं। तो ये क्या है? लघु वन उपज। तो देखो इन्हीं लघु वन उपज के साथ मैंने उद्योग भी लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये उद्योग जरूर लिखना। हो सकता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये लिख के आ जाएगा, तेंदुपत्ता, खेर, लाख, हर्रा, थोड़ा सा लिख के आ जाएगा। कोशिश करना हमें उस जगह का सदुपयोग करना है। जैसे तेंदुपत्ता से क्या बनता है? बीड़ी उद्योग। तो मैंने लिख दिया साइड में बीड़ी उद्योग। या मैं ये लिख सकता हूँ कि तेंदुपत्ता कहाँ पे पाया जाता है, ये भी मैं कर सकता हूँ। जैसे तेंदुपत्ता कहाँ पे पाया जाएगा? ये बुंदेलखंड, बघेलखंड के पठार में। आर्यभट्ट क्षेत्र लिख दूंगा मैं, ये बता सकता हूँ मैं। इसी प्रकार से खेर का, लाख का, वृक्ष का, जो बेसिक चीज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने प्रीलिम्स में पढ़ी, वो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। आर्यभट्ट में एक बेसिक सी परिभाषा लिख दी मैंने, क्या मुख्य वनोपज है, क्या लघु वनोपज है और कौन कौन से मुख्य वनोपज के अंदर आते हैं, कौन से लघु वनोपज के अंदर आते हैं। जैसे ये सागौन है, तो मैं अगर ये मुझे डाटा नहीं लिखना है तो सागौन के ऊपर कौन से उद्योग आधारित होते हैं? तो आपने देखा होगा भवन निर्माण सागौन में जो इमारतें लकड़ी बनती है सागौन के वृक्ष की बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को राजस्व इसी सागौन से मिलता है क्योंकि सागौन की लकड़ी सबसे ज्यादा उपयोगी किसमें होती है? भवन निर्माण में। तो भवन निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। साल के वृक्ष का उपयोग जैसे रेलवे में जो स्लीपर होते हैं वो बनाने में इसका उपयोग करते हैं। बांस का उपयोग हम कागज उद्योग में करते हैं। बहुत सारे उद्योग होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे चाय बनाने के उद्योग, पेंट बनाने के उद्योग, कागज उद्योग, ऐसे बहुत सारे प्रकार के उद्योग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो अमरकंटक ये तापी है। क्या है? तादीनीय तापी। ताप मतलब ताप, ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है ये। तो हो सकता है अगली बार आपसे, जिसे इस बार अमरकंटक पूछा है, हो सकता है अगली बार आपसे किससे पूछे? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए रहेगी याद दोस्तों। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। कहां से प्रश्न पूछा गया है? देखो यहाँ से, ऊर्जा संसाधन से, प्रमुख खनिज में ऊर्जा संसाधन। तो देखो मध्य प्रदेश में सिंचाई से प्रश्न नहीं पूछा है और मिट्टी से प्रश्न नहीं पूछा है। अगली बार मिट्टी से जरूर प्रश्न पूछेगा। मध्य प्रदेश में किसी भी काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी से 7 नंबर में, या बड़ा प्रश्न पूछ सकता है वो काली मिट्टी से संबंधित 10 नंबर में। सिंचाई से प्रश्न पूछ सकता है, जनसंख्या वृद्धि से प्रश्न पूछ सकता है और लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये वाले जो भौतिक प्रदेश है ये मध्य प्रदेश का फेवरेट टॉपिक है। इस बार देखो मालवा का पठा लिया है, अगली बार वो क्या लेगा? नर्मदा सोन घाटी। इसको बड़ा लगाव है नर्मदा सोन घाटी से। मोस्ट इंपोर्टेंट है नर्मदा सोन घाटी। 2020 का सिलेबस देखोगे ना, उसमें मेंशन करके दे रखा था मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। दूसरा नंबर किसका? नर्मदा सोन घाटी।
ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। जब भी मुझे इसके बारे में बताना हो और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र में, तो बेसिक पॉइंट याद करना आपको कि कब इसकी स्थापना करी गई है, कहाँ पे ये स्थित है, इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, इसको कोयले की आपूर्ति कहाँ से हो रही है, तो क्योंकि ताप है तो ताप ऊर्जा किससे बनती है, कोयले से, तो कोयला कहाँ से मिल रहा है इसको। अच्छा, ताप विद्युत होते हैं तो वहां पे जल की भी जरूरत होती है, तो जल कहाँ से मिल रहा है उसको। बस ये बेसिक पॉइंट लिखना है आपको। तो देखो यही लिखा है हमने कि स्थापना कब करी गई, तो वर्ष 1965 में इसको हमने लगाया था, किंतु इसमें जो संचालन इसका हुआ था, निर्माण जब करने लगा है कोयले का, ये करने लगा था मार्च 1977 से। ऐसा भी लिख सकते हो आप कि ताप ऊर्जा का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, मार्च 1977। कब लगाया था हमने, 1965 में। फिर क्या है, अवस्थिति, ये कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक की जगह है, तो वहां पे स्थित है, इसलिए इसका नाम अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र पड़ा है। वहां पे भी एक जगह चाहिए। फिर देखो कुल उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी, 450 मेगावाट। अब आपको ये पता हो सकता है कि वर्तमान में कितना उत्पादन कर रहा है, किंतु हमने लिखा कुल उत्पादन कितना कर सकता है, 450 मेगावाट। वर्तमान में कितना कर रहा है वो अलग बात है। फिर अगला क्या है, कोयला आपूर्ति, क्योंकि ताप विद्युत केंद्र है तो कहीं ना कहीं कोयला चाहिए उसको, कोयले की आपूर्ति कहां से होगी, उसके पास वाले क्षेत्र से उसको उत्पत्ति हुई, तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र, इसी को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, मध्य पूर्व कोयला क्षेत्र। फिर देखो जल की आपूर्ति कहां से हो रही, सोन नदी से, और सोन नदी पे एक बांध बना है जिसका नाम है सुकता बांध। क्या नाम है उसका, सुतना बांध, सॉरी सुतना बांध है इसके। तो इतना ज्यादा नहीं लिखना। फिर इसका संचालन कौन कर रहा है, ये जो ताप विद्युत केंद्र इसका संचालन कर रहा है एमपीपीजीसीएल। एमपीपीजीसीएल का मतलब होता है मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ये क्या कर रही है, इसका संचालन। फुल फॉर्म भी लिख सकते हो 2 लाइन में, हो गया आपका कंटेंट पूरा। अब क्या करते हैं हम, और अच्छा कर सकते हैं इसको, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, मान लो मैं एक डायग्राम बना, जो खाली स्पेस है ना यहाँ पे क्या कर दूं, मैं एक डायग्राम बना दूं। और देखो ये जो ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना जिसमें आपके पास डाटा कम होता है लिखने के लिए, ऐसे प्रश्नों को आप मानचित्र के माध्यम से भी बता सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप मानचित्र के माध्यम से। ये डायग्राम आपको क्या करना है, यहाँ पे फिट करना है, और ये बनाना है आपको अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। ये बना दिया मैंने अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, और बस यहीं से बना दूंगा सारे पॉइंट कि निर्माण कब हुआ, ठीक है, अवस्थिति कहाँ पे, कुल उत्पादन कितना हो रहा है, कोयला क्षेत्र कहाँ से आ रहा है। अब देखो इसी अमरकंटक के पास में तो है सोहागपुर कोयला क्षेत्र शहडोल में, बस। और आपको भी पता है यही अमरकंटक से तो निकल रही है सोन नदी, तो सोन नदी से इसको पानी भी दे दिया, यहीं से कोयला भी मिल गया इसको। बस थोड़ा सा डायग्राम में बना दूंगा मैं, सोहागपुर कोयला क्षेत्र बना दूंगा, ये सोन नदी बना दूंगा, और ये क्या बना दूंगा, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। तो डायग्राम के माध्यम से भी मैं इस प्रश्न को सोल्व कर, जब कम डाटा मेरे पास 5-6 पॉइंट ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और इसमें कुछ कमी लगती है आपको तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि सर अच्छा हम ऐसा भी कर सकते थे, अच्छा सर इस प्रश्न में हम ऐसा भी लिख सकते थे। क्योंकि सोचना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डाटा तो देखो आपको गूगल पे भी सर्च करोगे, कहीं पे भी देखोगे, किसी भी कोचिंग के नोट्स में देखोगे ये डाटा मिला है, किंतु लिखना क्या है, कैसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन ये आ गया हमें, उस दिन हमारी नैया पार है। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और यदि आपको कुछ लगता है कि क्या इंप्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए क्या आपको बड़े प्रश्न जो 10 नंबर के प्रश्न है क्या वो आपको सोल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बनाइए।